Good morning everybody, welcome to a brand new सुबह week. बखैर। एंड ये जो हफ्ता है ये थोड़ी बेहतर सूरत हाल के साथ इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि फाइनली हमें लग रहा है कि इसे सीज फायर कह लीजिए या थोड़ी देर की जंगबंदी कह लीजिए, एटलीस्ट एक दूसरे पर अमेरिका ईरान पे हमले रुक गए हैं। एक दूसरे पे जो है मुसलसल कर रहे थे, 10 रोज से जायद ये वीकेंड पे सिलसिला चला। एक्चुअली 13 दिन चले और फिर वीकेंड पे फ्राइडे को अब्रप्टली रुक गया सारा मामला। सैटरडे संडे को कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा वी आर इन अ प्लेस राइट नाउ जब कोई किसी पे कोई हमला नहीं कर रहा। होपफुली ये एक ब्रीफ विंडो नहीं है और इनफैक्ट दिस इज हाउ इट स्टेज। हमारी तो यही उम्मीद है और पाकिस्तान का इसमें बड़ा हाथ था। पाकिस्तान ने ये आपने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है और लेट्स सी अब होपफुली ये विंडो जरा एक्सटेंड हो और 10 15 20 दिन ये जरा परमानेंट हो जाए ना, सुकून से गुजरे और उसके बाद मामला एक्चुअली सुलझने की तरफ, जंगबंदी और अमन मुआहिदे की तरफ जाए। आपको पता है कि जब ये होता है तो एवरीथिंग मतलब स्टार्ट्स गेटिंग बैक टू नॉर्मल। यस, तो अमेरिका ईरान डील की नई उम्मीदें जो हैं वो बनने लगी हैं और जिसके बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद कमी देखी जा रही है। तो ऑब्वियसली दुनिया के लिए तो यही एक प्लस पॉइंट होता है कि कुछ महंगाई जो है, ख़ासतौर पे तेल की महंगाई है जो ऊपर ही चीज़ जा रही है, वो ज़रा स्टेबलाइज हो। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में कितना फीसद कमी हुई है? 5.58% कमी हुई है और ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल 91.38 डॉलर हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 5.46% कमी हुई है और अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $84 43 हो गई है। 43 सेंट्स हो गई है, पैसे तो नहीं होते उनके, डॉलर के साथ सेंट्स होते हैं, मतलब उनका ठीक है। पैसा सेंट 84.43 हो गई है। लेकिन हमारे मुश्किल नहीं था जितना अभी आपने समझाया है, तो उतना मुश्किल लगा। हमारे यहाँ कल तो अनचेंज थी कीमतें, लेकिन अब चूंकि आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं तो हमारे यहाँ भी उसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब रोज़ाना की बुनियाद पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं तो हमारे यहाँ भी रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया जा रहा था और अब वो डेली बेसिस पे हो ही गया था और ऑब्वियसली हम आपको बता भी रहे थे। इन एनी केस हमारे यहाँ एक और चीज़ क्या हो रही है आज बड़ा अहम दिन है जी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के पहले मरहले में पोलिंग का आगाज़ जो है वो हो गया है। पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दिस इज हैपनिंग एज वी स्पीक। आज़ाद कश्मीर में फेज वाइज इलेक्शन होने हैं। दिस इज द फर्स्ट फेज और 3 अजला में आज इलेक्शन हो रहे हैं। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला हैं जिसमें मीरपुर है, सर्टनली कोटली है और भिम्बर है। इसके 13 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा कोई कांटेदार, कोई धुआंधार किस्म की कैंपेनिंग भी हुई है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार जो है मैदान में है। 200 कितने? 96। तो ऑलमोस्ट ये हो गए ना, ऑलमोस्ट 300 ही हो गए। 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 14,01,439। मीरपुर डिवीजन में 2454 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। सो जिस तरह धुआंधार कैंपेन थी ना, उसी तरह इलेक्शन का आगाज भी जरा एक दूसरे पर धांधली के शदीद इल्जामात के साथ हुआ है और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ हुआ है। सो बाज हल्के ऐसे हैं, बाज पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे एक दूसरे पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स जो है हम अपनी तरफ से नहीं कहते, लेट्स वेट फॉर इट। हम अपने कोरेस्पोंडेंट से बात करेंगे, दीगर हमारे साथ जो हमारे साथी हमें वहां से ज्वाइन करें। बट आपको पता है कि जहां भी इलेक्शंस हो रहे हो, इट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ दैट थिंग कि ये इल्जामात, स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब कुछ जरा बैक एंड फोर्थ चलता है और उसके बाद आपने खुद भी देखा है, मतलब वी हैव अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ ये होने के बाद फिर ये झाग बैठ जाती है एंड थिंग्स गेट बैक टू सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। अच्छा, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं और कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से मामूलाती ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर भी हो रही है। वीकेंड पे कोई ठीक ठाक किस्म की जिसको बारिश एक्चुअली कहा जा सकता है वो कराची में भी हुई और सब कुछ धुला लगना स्टार्ट हो गया। ठीक ठाक वैसे मैं नहीं कहूँगा इतनी हुई है, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट ट्रेन थी। बट जितने दिनों से हम जो थोड़ी सी फुहार को भी बारिश कहने पे मजबूर हो रहे थे, जो वीकेंड पे हुआ वो बारिश ही थी। चलिए वो 15 मिनट चल गई थी। हाँ, इट इज नॉट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ हाउ लॉन्ग इट वाज,
जहां मैं रहती हूँ तेज बारिश हुई। आई हैव वीडियोस टू प्रूव इट, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में तो हमने अपनी पंजाब, फैमिली को भेजने होते हैं। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई अगेन है। लाहौर में कल फिर गर्मी और हब्स पड़ गया था, फील्स लाइक 44 हो गया था। लाहौर और पंजाब और दीगर इलाकों में आज से फिर एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी शिद्दत, इसकी शिद्दत पिछले वाले से ज़रा कम बताई जा रही है। भाई पिछले में तो बहुत तबाही हुई है। अच्छा, आपको यहाँ जरसिन के हवाले से बता दें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और कराची में भी आज जो है वो बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी देखी जा रही है और डेरा गाजी खान और शुमाली जो मशरक़ी बलोचिस्तान में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। और PTMA पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव जो है वो तेज़ हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। मतलब हम हर साल देखते ही हैं जब तेज़ बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होती है तो ये सिचुएशन बन जाती है। बारिशों से दरियाए सिंध में मियाँ वाली के करीब हिफाजती बंद टूटा, जिससे पानी आबादी में दाखिल हुआ। रहीम यार खान के ज़मींदारा बंद में शगाफ पड़ गया, शहरियों को महफूज मकाम पर या रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होने का कह दिया गया है। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गांज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिफर गए हैं। 10 से ज़ायद देहात का 2 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। नंगर पारकर में 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जब नंगर पारकर वगैरह में बारिश होती है, थर के इलाकों में बारिश होती है, तो बड़ा खूबसूरत भी हो जाता है। और वहाँ ग्रीन हो जाता है एकदम से। पानी का सोर्स सारे साल के लिए भी यही बारिशें होती हैं। और शहरी और दही इलाकों में इंतजामात ज़्यादा मौसर बनाना होंगे, क्योंकि जिस तरह बारिशें हो रही हैं उस तरह लोगों की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। उनीबा ज़मीर शाह हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, दीगर शहरों हालात भी आप तक पहुँचाएंगे। लाहौर से हफ्सा हमारे साथ लाहौर से हैं, शी विल बी जॉइनिंग फ्रॉम देयर। लेकिन पहले उनीबा से बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर में तो बारिश होती रहती है ना, हमारे यहाँ होना मतलब दैट मेक्स न्यूज़। तो बताइए उनीबा, जब वीकेंड में बारिश हुई है, जिसको हम बारिश ही कहेंगे, कराची में, लेट्स स्टार्ट विद कराची, तो पूरे कराची में हुई है? बिकॉज हम बात कर रहे थे इधर उधर और लगता यही है कि हर जगह ही हुई। हुमा, मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि कराची में फाइनली बारिश हो गई। उसके बाद कराची कुछ धुला धुला से लग रहा है, क्योंकि मेरे आसपास जो दरख्त है, यकीन करें कराची का जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। तो इन दरख्तों पर आप धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा देखती होंगी, जो इनका सब्ज़ रंग है वो मध्यम पड़ जाता है। लेकिन अभी जो मैं दरख्त देख रही हूँ ये खिले खिले से लग रहे हैं। और जब भी कभी दरख्तों पर धूल मिट्टी होती है तो उनकी जो इको सर्विसेज हैं वो भी मुतासर होती हैं। वो उस तरह से एयर क्वालिटी बेहतर नहीं कर पाते, उस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कराची में फाइनली बारिश हो चुकी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, मोस्टली इलाकों में बारिश हुई। लेकिन जो सैटरडे को बारिश हुई उसका जो ज़्यादातर रुझान था वो गुलशन हदीद, मलीर, सुपर हाईवे के जो इतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर था। गुलशन हदीद में तो 17 मिलीमीटर बारिश हो गई, और जो एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे एल नीनो के इस एरा में कि इस दफ़ा जो सिंध के इलाके हैं यहाँ पर बारिश नहीं होगी। थरपारकर में बहुत अच्छी बारिश हुई, 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो गई। आज भी थरपारकर, उमरकोट, उससे जो मिले का इजला यहाँ पर बारिश का इम्कान मौजूद है। लेकिन कराची में कहा जा रहा है कि सिर्फ हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है। और कराची में जो दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। लेकिन आज कराची में जो समुद्री हवाएं हैं वो हल्की रफ्तार से चलेंगी। हवा में नमी का तनासुब भी इस वक्त 70% से ज़ायद है, तो दर्जा हरारत को जो महसूस करने की शिद्दत है वो 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद हो सकती है। तो अभी ये जो मुख्तसर स्पेल था उनीबा, इसको हम खत्म समझें या फिर आगे 2-4 रोज़ में हमें मज़ीद बारिश भी देखने को मिलेगी? जी अब्दुल्ला, कुछ अच्छी खबरें हमारे पास आ रही हैं। कुछ निजी मौसमियाती इदारे हैं वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि खलीज बंगाल में अगस्त के इब्तिदाई जो 10 दिन हैं लो प्रेशर एरियाज़ बन सकते हैं, क्योंकि ये एक तवील दौरानिया की पेशन गोई है, इसमें तब्दीली का भी इम्कान मौजूद है। तो कुछ इस तरह के मौसमी सूरत हाल बन रही है जिससे ये पेशन गोई की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ मुल्क के जो शुमाली हिस्से हैं यहाँ पर अच्छी बारिशें होंगी, बल्कि सिंध में भी बारिश का इम्कान रहेगा और कराची में भी 1 से 2 स्पेल आ सकते हैं। लेकिन इसमें तब्दीली का इम्कान मौजूद है। महकमा मौसम जब दिन करीब आएंगे तो ये पेशन गोई की जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि अगस्त में कराची समेत सिंध में बारिश हो सकती है। चलिए जी, इस उम्मीद पे जरा हम मुतमईन भी हैं। हम हफ्सा के पास चलते हैं। हफ्सा बताइएगा, लाहौर में बेतहाशा बारिश हुई पिछला हफ्ता, बड़ा नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। मतलब अमीर इलाके, गरीब इलाके, सब आबादियाँ ही यकसर हमें मुतासिर नजर आईं। अभी क्या सूरत हाल है? कल से फिर वही घुटन और हब्स की कैफियत बनी हुई थी, आप अभी भी वही महसूस कर रही हैं?
जी बिल्कुल अब्दुल्ला, लास्ट वीक तो बड़ा अच्छा गुजरा, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ बहुत सारे लोगों को नुकसानात भी हुए इस बारिश से। कल से जो है वो फिर घुटन वाला समा हो गया है। इस वक्त सुबह मतलब भी हमारा दिन स्टार्ट हुआ है, दिन का आगाज़ हुआ है, और अभी से गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो 43 तक पहुँच गया है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 या 37 जाएगा। तो उस हिसाब से अभी से जो है वो गर्मी और घुटन और जो हब्स है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आगे और गुजरते गुजरते शाम के वक्त क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है आज हल्की बारिश का इम्कान है, जिससे यकीनन मज़ीद जो है वो घुटन होगी। उसके बाद 2 दिन के बाद एक और स्पेल जो है वो मुल्क में दाखिल होगा मानसून का, और उसमें बताया जा रहा है कि हल्की बारिशों का इम्कान है। बहुत ज़्यादा, जिस तरह लास्ट वीक हमने देखी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लाहौर में 263 मिलीमीटर हुई। तो अब जो है वो कह रहे हैं कि जो ये स्पेल आएगा वो ज़रा हल्का होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। लेकिन चले वो हल्का तो होगा, लेकिन वो स्पेल जिसकी आप बात कर रही हैं वो फोरकास्ट में है। इनफैक्ट वो इस पूरे हफ्ते में ही फोरकास्ट है। इतना नहीं होगा जितना ये वाला था, 263 मिलीमीटर जहां बारिश हुई थी। अच्छा, क्योंकि तमामी इलाके हम अक्रॉस द सिटी बात कर रहे हैं मुतासर हुए थे, अभी और वासा की कारकर्दगी पे भी हमने बात की, निस्बतन बेहतर नज़र आई। लेकिन बाज़ इलाके, आपको पता है हर इलाका मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के ज़ेरे इंतज़ाम होता है, वो बाज़ ज़रा ज़्यादा मुतासर नज़र आए, बाज़ ज़रा कम मुतासर नज़र आए। अभी जिन जिन इलाकों में भी पानी था वहाँ से सब जगह क्लियर हो गई है। तो काफ़ी हद तक जो है वो पानी जो है वो निकल चुका है। अब जो निजी सोसाइटीज़ थी और जो दूसरे इलाके थे, उनकी हर अथॉरिटी मतलब उनका अपना एक वो है, उनका अपना फंक्शंस होते हैं, उनके अपनी जो सफाई सुथराई का इंतज़ाम उनका अपना होता है, तो वो अपने उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन शहर भर में हमें अब कहीं इस तरह से पानी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह बारिश हुई थी लास्ट वीक, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो चुका है, और अब किसी किस्म का पानी जो है वो हम लाहौर में अभी फ़िलहाल तो नहीं देख रहे। अच्छा उनीबा, कमिंग बैक टू यू, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ तो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो आपको पता है कि पानी के ज़रा इश्यूज बन जाते हैं। हाउएवर बारिश भी उस तरह बहुत ज़्यादा हुई नहीं और हमने ये सिचुएशन बनते हुए भी नहीं देखी। हालांकि आप बता रही हैं जैसे गुलशन हदीद टाइप जगह जो हैं जहाँ 17 मिलीमीटर तक बारिश भी हुई, जो कि चले नहीं कंपैरिजन करते किसी और जगह से, बिकॉज ये बहुत नॉमिनल कम बारिश कंसिडर होती है। लेकिन उस तरह पानी कहीं जमा हुआ या फिर शहर में आपको पता है कि नालों वगैरह की बीमारी तो कीचड़ ही मची वैसे। हाँ, मतलब कुछ कीचड़ बारिश नहीं थी कि पानी जमा हो, पानी तो कहीं नहीं जमा हुआ होगा ना। क्योंकि बारिश ही इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ वाहिद गुलशन हदीद का इलाका था जहाँ 17 मिलीमीटर बारिश हुई, बाकी इलाकों में तो बहुत ही कम बारिश हुई। जिना टर्मिनल जो इतराफ़ के इलाके हैं यहाँ पर तो सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश हुई, और कुछ इलाकों में जो मुख्तसर दुरानिये की तेज़ बारिश थी, ऐसे लग रहा था कि काफ़ी तेज़ है, गरज चमक हो रही है, लेकिन क्योंकि जब हम अमाउंट देखते हैं तो वो काफ़ी कम था। तो फिलहाल कराची में तो इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी गई, लेकिन हाँ जो अंदरून के इलाके हैं, जो इलाकों के अंदर की गलियाँ वो टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर घरों की वजह से थोड़ा बहुत पानी जो जमा हुआ होगा तो वो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मेन सड़कों पर ऐसा कोई पानी जमा नहीं हुआ है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया उनीबा एंड हिफ्सा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लाहौर वाले तो और पंजाब में दीगर इलाकों वाले भी, दीगर अजला वाले, गुजरावाला डिवीज़न कितना मुतासर था, सरगोदा बहुत मुतासर था, सियालकोट में, नारोवाल सियालकोट में बहुत बारिश हुई थी, and so on and so forth. So वो एक और स्पेल के लिए तैयार है। लेकिन ये ज़रूर इत्मीनान की बात अभी मालूम हो रही है कि जितनी बारिश अभी जो हुआ है, गुजरा है स्पेल उसमें हुई है, उससे कम बारिश ही होगी इस दफ़ा। अभी जो स्पेल आ रहा है उसमें, और उसका सिलसिला भी 1-2 रोज़ में प्रॉब्ली आज से ही या कल से शुरू हो जाएगा। However, you know, I always say be prepared because forecast आजकल हमने over the years देखे हैं, हमारे forecast वगैरह भी थोड़े से आगे पीछे हो जाते होते हैं, खासतौर पे ड्यूरेशन या फिर इंटेंसिटी। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब जब हमें सुन रहे हो तो उस वक्त आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। तो अंजुम साहब से ही पूछ लेते हैं हम, व्हाई नॉट, अगर हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अंजुम साहब हमारे साथ हैं, अभी करेंगे। तो फिर कहने देते ना, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, कह लेना। तो लिहाजा ये रहे थे, फोरकास्ट आगे पीछे हो जाती है, हो जाता होता है कभी कभार। इट्स नॉट लाइक एक्यूरेट टू द डॉट। ऑफ कोर्स दिस इज मौसम और महीने तो हमारे वही चल रहे हैं कि मानसून होनी है और हो भी रही है, बट हाउ मच ऑफ इट वुड बी, अंजुम साहब हमें बताएंगे। ज्वाइन कर चुके हैं फॉर मेट ऑफिस। यस, अंजुम साहब क्या हाल है आपका?
कराची में भी हमने थोड़ी बहुत बारिश, इसको यू कैन कॉल के बारिश ही इसको कहेंगे, और हमने देख ली। फोरकास्ट जरा बताइए, लेट्स स्टार्ट विद कराची एंड सिंध। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मोस्टली जो लो प्रेशर एरिया था इंडियन राजस्थान के ऊपर, जिसकी वजह से ये हमने एक्टिविटी देखी जिसमें सबसे ज़्यादा नगर पार्कर और थरपारकर के रीजन में बहुत अच्छी रेनफॉल हुई, उसका इम्पैक्ट हमने कराची पे भी देखा। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सबसाइड हो चुका है, और अब आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान कराची का मौसम एज़ यूजुअल क्लाउडी रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत हवा भी रहेगी, कुछ थोड़ी बहुत हब्स की कैफियत भी रहेगी, क्योंकि एक डिप्रेशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि आज वो आफ्टरनून में मज़ीद स्ट्रेंथन होकर डीप डिप्रेशन हो जाएगा। इनिशियली उसकी जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्टर्ली है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30th आफ्टरनून में ये सिंध बॉर्डर के आसपास कहीं पहुंच जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 30th से लेकर 2 तारीख तक सिंध के अक्सर इलाकों में जो है जहां अभी तक बारिश नहीं भी हुई है, लाइक हैदराबाद एंड अदर जो सेंट्रल सिंध है और अपर सिंध है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बारिश नहीं हुई, उन इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। तो आप कह रहे हैं स्टार्टिंग 30 जो कि ये वीकेंड ही बन जाता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की आप बात कर रहे हैं? जी जी, इसमें एक्सपेक्टेड कराची के लिए फर्स्ट और सेकंड होगा कि इसमें कराची को भी कुछ ना कुछ शेयर मिल जाएगा। अभी तो कहना कुछ थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। अबाउट द इंटेंसिटी इट्स डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब कितनी बारिश हो सकती है? क्योंकि अभी एक तो हमें बता दीजिए 17 मिलीमीटर मैक्सिमम, अब इसे हम बारिश कहें ना कहें, बहुत ही लाइट टू मॉडरेट, लाइट मॉडरेट ही थी। सो अब जो डिप्रेशन आपको बे ऑफ बंगाल में बनता नजर आ रहा है, इसके नतीजे में क्या कोई अच्छी बारिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिंध के इन इलाकों में, इंक्लूडिंग कराची एंड हैदराबाद? देखें, हैदराबाद में तो एक्सपेक्टेड है कि हैवी डाउनपोर हो जाएगा। 2 तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। एक तो अ बिट नॉर्थ वेस्ट, जिसमें ये जो है हमारे सेंट्रल सिंध से इसका इंटर होगा, या दूसरा पाथ जो एक्सपेक्ट होगा वो तकरीबन सदरन सिंध से थरपारकर रीजन से है। अगर तो ये थरपारकर रीजन से आता है तो कराची में अच्छा रेनफॉल एक्सपेक्ट होगा, लेकिन अगर ये अ बिट अपर साइड पे चला जाता है फिर हम लाइट रेन ही देख पाएंगे कराची। ओके अच्छा, तो आप वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ ठीक ठाक भी हो सकता है। हैदराबाद की अगर बात करें, कराची इज गोइंग टू बी वेरी मॉडरेट। अच्छा, ये दिन क्या बन रहे हैं एक्सपेक्टेड? हम टाइमलाइन क्या देख रहे हैं इसकी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स? वीकेंड है 30th to 2nd आप कह रहे हैं, तो इंटर होगा 31st, 1st, 2nd। कराची के लिए जो एक्सपेक्टेड डेज होंगे वो 1st और 2nd होगा। अच्छा, ये इसको आप मॉनसून ही क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये प्योर मॉनसून है, क्योंकि डिप्रेशन डेवलप्ड हुआ है बे ऑफ बंगाल में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब उसकी फर्दर मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रेट वेस्टर्ली रहता है या थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट होके सेंट्रल सिंध से। अगस्त का महीना आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि फिर 5 अगस्त ऑनवर्ड स्कूल्स भी खुलना शुरू हो जाते हैं ना अगस्त में, आपको पता है, या अगस्त में शुरू में भी बास खुल जाते हैं। सो और स्कूल जब खुलते हैं और बारिशें होती हैं तो कराची में मामूलात ज़िंदगी डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, फिर मुमकिन है छुट्टियां दोबारा हो जाती होती हैं। जी इसके बाद 6 तारीख के आसपास या 6 या 7 आप कह लें, एक और सिस्टम एक्सपेक्टेड होगा जो कि सिंध समेत मुल्क को मुतासर करेगा, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब तक। अच्छा, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब अच्छा, तक। अब चूंकि आपने मुल्क की बात कर दी है तो आए बाकी मुल्क पे आ जाते हैं। ये जो 6 को जो एक्सपेक्टेड है, मतलब उसमें क्या कराची, सिंध, ये सब भी है? बाकी तो हम मुल्क में, पंजाब में खासतौर पे, केपी में हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। जी देखिए, कराची स्टिल ट्रिकी फॉर इसके बाद वाले स्पेल के लिए, 6-7 वाले के लिए अभी कहना बहुत कबलस वक्त होगा कराची के लिए। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कराची जो है ना बिल्कुल एंड ऑफ द सिस्टम होता है। अब डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ, द ट्रैक ऑफ द सिस्टम, उस पर डिपेंड करता है कि कराची को क्या शेयर मिलेगा। रेस्ट ऑफ द कंट्री में जी बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। अच्छा, अब ये बता दें, ये जो हफ्ता अभी चढ़ा है, अभी शुरू हुआ है, ये हफ्ता फॉर पंजाब, खसूसन लाहौर की अगर आप बात कर लें, केपी की बात कर लें, वहाँ बारिशें उसी तरह ही चलेंगी को भी साथ में कवर कर लें। तो ये अभी तो हफ्ता स्टार्ट हुआ है, आज 27 है, तो ये इसी तरह ही चलेगा। देखिए, आज और कल जो है वो, और इवन आप परसों भी उसमें कवर कर सकते हैं कि कुछ आइसोलेटेड इवेंट्स तो रहेंगे, इवन पंजाब में भी रहेंगे, बट 30th और उसके बाद फिर उसमें स्ट्रेंथ आने की तवक्को है। अच्छा, बलूचिस्तान में बहुत तबाही आती है जब बारिश थोड़ी भी ज़्यादा हो जाए, ज़ाहिर है अंडर डेवलप्ड एरिया है। बलूचिस्तान के
मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल बताइएगा, क्या रहेगी ड्यूरिंग दिस सीज़न, और अभी तक जो बारिशें हुई हैं उसके बारे में भी अगर आप हमें बता सकें। देखें, स्टिल अगर हम एज अ होल भी बात करें ना, कंट्री इतनी बारिशें होने के बावजूद भी 2 डेज़ बिफोर के डाटा के मुताबिक, क्योंकि आज का भी रिसेंट डाटा मैंने अभी आया नहीं है, तो उसमें ये था कि पाकिस्तान 19% डेफिसिट में था अपने जो हमारे ये 25 दिन जो गुजरे हैं ना जुलाई के मॉनसून के, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 19 यानी कि 19% डेफिसिट में था, और सिंध तकरीबन 6% डेफिसिट में था। लाइकवाइज सिर्फ जीबी एक वाहिद हम आप कह लें एरिया था कि जिसमें सरप्लस रेनफॉल थी, अदरवाइज केपी हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, ये सब डेफिसिट में थे। और बलूचिस्तान में भी एज सच उतनी अभी अच्छी बारिश नहीं हुई है जिसकी अभी जो होनी चाहिए। सिर्फ खुशदार बेल्ट में कुछ इलाकों में, बेला तक के कुछ इलाकों में कुछ 1-2 इवेंट हुए हैं। अभी रेस्ट ऑफ द अगस्त वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ इस किस्म की रेनफॉल नहीं हुई कि जो यहाँ पर किसी किस्म का प्रॉब्लम डेवलप कर सके। ठीक, तो आप कह रहे हैं ओवरऑल अभी भी हम 19% डेफिसिट में थे। तो और सैलाबी सूरत हाल बनने का कोई मतलब ऑब्वियसली साथ साथ हम कुछ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक विजुअल्स हो जाते होते हैं। हमें खौफ है कि कुछ ऐसी हमारे दरियाओं की क्या सूरत हाल रहेगी, सिचुएशन बन सकती है। जी देखें, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या उससे मुहलिका इंडियन स्टेट्स में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई, और आपको पता है कि इंडिया जो है अब इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं कर रहा, और उसके वजह से जो है वो सडनली जो है वो अपने जो रिजर्वायर्स हैं उनको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चनाब रिवर है वो काफ़ी स्ट्रेस में है। उसमें जो बहाव है उसमें प्लस माइनस होता रहता है, और कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कितना पानी आ रहा है। ऑल दो कि जब वो हम तक पहुंचता है तो पता चलता है, या सोशल मीडिया के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। तो ये सिलसिला अभी बरकरार रहेगा। बाकी जो आप विजुअल्स दिखा रहे थे नादरन पार्ट्स के, जो जीबी के अक्सर इलाके जैसे अभी JSR जगलूस कद्दू रोड जो है वो स्टिल जो है वो बंद है। रीज़न उसकी वही है कि बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है, इवन दो कि ड्यूरिंग जो वर्किंग है उस दौरान भी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो एक्चुअली इन एरियाज़ में एक तो रेनफॉल हुई है लेट, यानी कि जो जनवरी की रेनफॉल होती है या दिसंबर की स्नोफॉल होती है वो लेट मार्च अप्रैल में आके हुई। अगर यही सिनेरियो दिसंबर जनवरी में होता तो वो डिपॉजिट हो जाती, उसको गेन कर लेती। सेटल होने का टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए वो लूज होती है, तो जल्दी बह जाती है। मिला तो वो जरा सी भी बारिश होती है तो वो फर्दर लूज होके पहाड़ों की चट्टानों से या चोटियों से नीचे की तरफ आती है, सूरत इख्तियार कर जाती है। जी बिल्कुल, वो फ्लैश फ्लड्स बन जाती है, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स हो जाती है। एक डोमिनोज इफेक्ट हो जाता है ये सारा। ये वो क्लाइमेट चेंजेस हैं जिनकी हम बात करते हैं। और बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीम बेगम साहब, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। बड़ी डिटेल में आपने बताया। वह हफ्ते का भी आगाज़ भी हुआ है ना, तो वी वांट टू नो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट वेदर वाइज। अच्छा जी, अभी ले रहे हैं एक छोटी आज इस मुख्तसर सीज़ फायर के बाद कारोबारी हफ्ता भी शुरू हो रहा है, सो लॉट ऑफ आइज ऑन द स्टॉक मार्केट्स अराउंड द ग्लोब। तो आपका मतलब है हम आपको थोड़ी सी ब्रेक दें ताकि आप लॉट ऑफ आइज अपनी आइज भी डाल दें स्टॉक मतलब मार्केट सभी में। देखेंगे, ज़ाहिर देख ही रहे हैं, तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं ना, सो वी हैव टू टेक अ ब्रेक, और इस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे ड्यूरिंग द शो। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा, ये हमने शुरू में भी आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों में वक्फा जो है वो बरकरार है। 3 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, और जिसके बाद तेहरान ने भी खित्ते में अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दी हैं। अमेरिकी हमलों का सिलसिला तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने के बाद दोनों जानिब से कशीदगी में आर्जी कमी देखी जा रही है, और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जुमे को अमेरिकी नायब सदर JD वैंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन ने जंग बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। चलिए, तो अच्छी बात है। और जनरल डीन केन ने ट्रंप को बताया कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे जो है ना, बेसिकली स्टॉक पाइल्स जो है उनमें कमी हो रही है। बेसिकली कवर करने के लिए जंगबंदी हो रही है, रिप्लेनिश करने के लिए, क्योंकि जब वो ये कह ही रहे हैं कि डिप्लीट हो रहे हैं हमारे स्टॉक पाइल्स जो है वो कम हो रहे हैं, तो रोक दिया जाए, तो रोक दिया जाए, तो उसको ऑब्वियसली वो ज़रा कुछ रिप्लेनिश ही कर रहे हैं। ईरानी जो ज़राए हैं वो
इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं कि हम इसे जंगबंदी नहीं कंसिडर कर रहे, लेकिन हाँ, जब तक अमरीका हमला नहीं करेगा हम भी नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीकी फ़ौज के पास गोला बारूद हथियारों के ज़खायर कम हो रहे हैं। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास हथियारों गोला बारूद के वसी ज़खायर मौजूद हैं और ये ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने हमले रोकने की तस्दीक करते हुए कहा है कि अमरीकी सदर मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को कुछ गुंजाइश दे रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान अमरीका की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी को फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते अब भी जारी हैं। अच्छा, उधर थोड़ा सा बता दें आपको, सऊदी अरब और यमन के जो हूथी हैं उनके दरमियान तनाज़ा भी सर उठा रहा है, और तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे बिकॉज वी हैव आवर गेस्ट विद अस। प्रोफेसर नईम ज़फ़र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से। आपको पता है इंटरनेशनल उमूर पर गिरफ्त है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब। अब जो ये तात्तुल आया है फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स, हम इसे क्या समझें? दोनों तरफ से तस्दीक भी हो गई है कि हाँ, दोनों फरीक़े कह रहे हैं कि जब तक दूसरा हमला नहीं करता हम भी हमला नहीं करेंगे। ये टाइम गेन किया जा रहा है या फिर हम इसको परमानेंट सीज़ फायर या फिर जंगबंदी या अमन मुआहिदे की तरफ दोबारा से एक कदम समझ सकते हैं? नहीं, तीन चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे सिग्निफिकेंट बात हुई है कि जो हूतीज़ ने जो रेड सी की पोर्ट को कह दिया कि वहाँ से हम काबू कर लेंगे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखें ना, अब ये सऊदी अरेबिया प्रोड्यूसेस 10 मिलियन to 11 million barrels per day. The worldwide consumption is 95 million barrels. तो जो 20 मिलियन were coming from Strait of Hormuz, लेकिन अब मजीद 10% जो है जो सऊदी अरेबिया कर रहा था, सऊदी अरेबिया वॉज नॉट कंसर्न, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई, उन्होंने पाइपलाइन बनाई हुई है, वो रेड सी से एक्सपोर्ट कर सकते थे। अगर रेड सी बंद हो गया तो फिर चक्कर ज़रा बहुत सीरियस हो जाएगा सऊदी अरब के लिए भी और बाकी सब मुल्कों के लिए भी, कि वहाँ ऑयल कहाँ से आएगा। 10 मिलियन बैरल पर डे इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो दिस इज़ वेरी सीरियस एस्केलेशन, जो कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। तो अब ये अमेरिका देख रहा है कि मैं क्या करी जाए, कैसे इसको काबू किया जाए। तो ये देर बाइंग टाइम, सो दे अपने एक्यूमुलेट कर लें, तो वेपन रिप्लेनिश कर लें। ईरान भी सोच रहा है कि ये अब बैलेंस ऑफ पावर ऑल्टर हो रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू गेट प्रीटी सीरियस। ये दिस हूती ने जो किया है, दिस विल एस्केलेट द वॉर, और अमेरिका सऊदी अरेबिया डेफिनेटली विल गो आफ्टर हूतीज। ए सेकेंड वॉर का फ्रंट शुरू हो सकता है। दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर अस टू वरी अबाउट। किसी ने ये प्रोफेसर साहब सोचा हुआ था, एंटिसिपेट किया हुआ था कि इस तरह हूतीज़ की इन्वॉल्वमेंट अगर हो गई, जो कि अब हो गई, तो मामला जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, और आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये सीरियस, मज़ीद सीरियस हो सकता है। वॉज दिस इसको सोचा हुआ था कि इस डायरेक्शन में भी बात जा सकती है? देखें ना कोई लोग पेंटागन में सोचते हैं ऐसी बातें, वो सब सिनेरियो उन्होंने तैयार किए होती हैं। सोचे वाला बेशुमार है, लेकिन इनके सुनने वाला भी कोई है कि नहीं। अब ट्रम्प साहब जो हैं वो बड़े नैरोली कुछ अपने लोगों की बात सुनते हैं, हर एक की बात भी नहीं सुनते। तो प्रिपरेशन तो थी, लेकिन एंटीसिपेशन मेरी अकॉर्डिंग टू मी ट्रम्प इसको एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। उसको सऊदी अरेबिया ने बताया था कि हमने हूदी को काबू किया, फिक्र ना करें, आप ईरान को काबू करें, हम हूदी को। लेकिन हूदी सडनली बिकेम मच मोर प्रोमिनेंट एंड विजिलेंट, एंड नाउ देयर इज अ न्यू ओपनिंग हो सकती है। उसको सऊदीया भी अटैक करेगा और अमेरिका भी अटैक कर सकता है। हूतीज़ की बैकिंग जो है वो कहाँ से आ रही है, और ख़ास तौर पे चले कहाँ से आ रही है वो भी अगर हमें पता हो। एकदम से इतना ऑर्गेनाइज होके, मुनज़्ज़म होके कार्रवाइयाँ करना, वेयर इज़ दैट कमिंग फ्रॉम? और particularly when they were, you know, not so much active during the first phase of the conflict. जी बिल्कुल, हूती की बैकिंग ईरान से आती है, और क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग हो रही थी, प्रॉक्सी जंग पिछले कुछ 10 साल से, तो हूतीज़ को वो फीड कर रहे थे। हिजबुल्लाह, हूतीज़ व 2 प्रॉक्सीज फॉर ईरान। तो पहले वो खामोश थे, क्योंकि ईरान भी ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अगर हम इसको मामले को तमाम कर दें अमेरिका के साथ, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि वो उनके साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बात सेटल नहीं हुई, तो उन्होंने हूती को ग्रीन लाइट दे दिया, या तुम ही कुछ कर दो ताकि मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए अमेरिका पे। तो दे वर वेटिंग फॉर द सिग्नल, दे गॉट द सिग्नल।
तो प्रोफेसर साहब, हाउ आर यू फोरसीइंग इट? आप कह रहे हैं कि ये जो सीरियस मामला होने वाला है या फिर हो गया है, अभी तो इन्होंने एक पॉज दिया हुआ है, 13 दिन से ये ऑलरेडी अटैक कर रहे थे और ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ था। हाउ फार इज़ इट गोइंग टू गो? अब तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, जो पहले फिर भी कुछ उम्मीदें थी, बातचीत चल रही थी, एक सीज फायर था, दे वर टॉक्स गोइंग ऑन एंड देन फाइनली दे मेट एंड ऑल। अब लगता है सब रिवर्स हो गया, मतलब ऑल द गेन्स that were made in the past couple of weeks or months maybe have been lost. ये पॉज है, समझे इसको? No, I think it's not that dire, it's not that depressing. Let me break it down into two ways. The diplomatic effort अभी भी हो रही हैं। देखें ना, ईरान पता है मिलिटरीली तो ये नहीं जीत सकते, अमेरिका भी जानता है कि मिलिटरीली नहीं जीत सकते, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, लेकिन दिस विल एक्सेलरेट द कंक्लूजन। वजह ये थी कि जो स्टेट ऑफ हरमुज में अमेरिका कैनॉट कम एंड कंट्रोल स्टेट ऑफ हरमुज, देयर इज नो प्लेस टू लैंड द ट्रूप्स and they're too much will be exposed. लेकिन रेड सी में they can land, they can eliminate Houthis. It's much easier for them to conquer and control Houthis completely. अमेरिका भी इसमें करना चाहेगा, और बिकॉज उन्होंने पायरेसी भी करे थे अमेरिकन शिप्स पे, और सऊदी अरेबिया हैज बीन ट्राइंग टू किल Houthis for a long time. So this is much easier to conquer strategically, militarily. तो आप देखेंगे within couple of weeks ये एग्रेसिव एक्शन दिया जाएगा अलॉन्ग दी, और रेड सी को पोर्ट को खोल देंगे ताकि दे कैन फोकस ऑन स्टेट ऑफ हरमुज. सो दिस विल नॉट रिवर्स एवरीथिंग. डिप्लोमेटिक एफर्ट अभी भी बात हो रही है, ट्रंप भी कहता है, जेडी वांस भी कहता है, ईरान भी कहता है, पाकिस्तान बिहाइंड द सीन काम कर रहा है. तो दिस विल सेटल क्विकली विद रेड सी विद इन 2-3 वीक्स. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और आपने जरा हमें होप दिलाई है, तो हम भी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ही ये कॉन्वर्सेशन क्लोज लेकिन करेंगे. अभी तो हफ्ता शुरू हुआ है, सो विल बी इन टच और हम आपसे पूछते रहेंगे कि वेयर दिस थिंग इज गोइंग. थैंक यू फॉर योर टाइम, लाइक बहुत ऑलवेज शुक्रिया. लेट्स कम बैक टू आवर ओन, जहां हमारे यहाँ आपको पता है कि इलेक्शंस सियासत हो रही है, और बड़ी ज़बरदस्त, मतलब बड़ी तुंदो तेज़ सियासत हो रही है, और इंतखाबात हो रहे हैं, और इंतखाबात ही तो सियासत का असल मौसम होते हैं. आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले में आज मीरपुर डिवीजन के 3 अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं. मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें मैदान में हैं. वोटर के पास बहुत चॉइस है. बज़ाहिर यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही मुकाबला करती हैं. दोनों जमातें अपनी अपनी जगह पुरएतमाद हैं कि आवाम किसके हक में फैसला देंगे. 4 रोज़ पहले नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यहाँ जलसा आम से खिताब किया. नई सड़कों के साथ कई तरक्याती मंसूबों के ऐलानात किए. खासतौर पर नवाज शरीफ ने मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने का वादा भी किया. सुने जरा. कश्मीर को तो मैं अपना घर सा हूँ, लाहौर भी है, उतना ही मुझे प्यारा कश्मीर भी है. इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर. ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है. मैं मंशूर भी अपने साथ लेके आया हूँ आज़ाद कश्मीर के लिए. अस्पताल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यहाँ पे मोटरवेज बनेंगी. इस्लामाबाद से मरी जैसे एक्सप्रेसवे बनी है, उसी एक्सप्रेसवे को हम मुजफ्फराबाद तक लेके जाएंगे. जिस तरह पंजाब के किसानों को सस्ती खाद और बीज मिल रहा है, इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी मिलेगा. इस तरह पंजाब के अंदर मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं, गरीबों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी. मैं शहबाज शरीफ साहब से मिल के बैठ के मीटिंग करूँगा और उनसे कहूँगा, जोर दे के कहूँगा कि मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए. ये एक्चुअली होना चाहिए मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिकॉज कितना हमारा डायस्पोरा मीरपुर मतलब से दुनिया यूके में तो रहता है. मीरपुर से लोग भरे हुए हैं, मेरा ख्याल है 50% यहाँ के होंगे और बाकी There is no point कि वो इस्लामाबाद उतरे और फिर आगे जाएं. There should have been an airport like Moving on, अब्दुल्ला, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से ऐलान की गई बसें मीरपुर में भेज दी गई हैं. पीपल्स पार्टी इसे प्री पोल धांधली करार दे रही है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल अपने वीडियो पैगाम में नवाज शरीफ की जानिब से मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अवाम के पैसे से अगर कोई चीज़ बनती है तो ये कोई एहसान नहीं है. उनका ये कहना था कि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कल खुद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मौजूद थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकवा किया कि इलेक्शन से एक दिन पहले बसें जो हैं वो भेजना प्री पोल रिगिंग है. सुने.
आपको बसेस, हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स के वादे सुनाए जा रहे हैं। मैं हर बस, हर हॉस्पिटल, हर रोड और हर एयरपोर्ट का खैर मखदूम करता हूँ, लेकिन अवाम के पैसे से बनने वाली चीज़ किसी सियासतदान का तोहफा नहीं होता, अवाम का हक होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वादे नहीं किए, हमने AJK के बजट में 3000 नई टीचर्स, ट्रक्सवाड़ी में कार्डियक हॉस्पिटल, नए रोड्स, IT सेंटर्स और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके रखे हैं। मैंने खुद पिछले वफाकी बजट में मीरपुर एयरपोर्ट के लिए पैसा दिलवाया था। जिस स्टेडियम में हमारे मुखालिफिन तकरीर कर रहे थे वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही बना। मैं कश्मीर के अवाम को हक में हक मलकियत और हक रोजगार दिलवाना चाहता हूँ, वही हुकूक जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। ड्यूरिंग कैंपेन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इग्नोर किया जानबूझकर और एक्शन नहीं लिया, जिस तरीके की भी यहाँ पे प्री पोल रिगिंग की कोशिश की गई। आज मुझे यहाँ पे हमारे दोस्त कश्मीरी भाई बहन बैठे हुए हैं, जैसे मेरे उन्होंने कहा कि जी ये क्या हो रहा है कि जी यहाँ पे ट्रकों पे जो बसें घूम रही हैं, ट्रकों के ऊपर बसें घूम रही हैं। जिन बसों को सड़कों पे वैसे होना चाहिए और पहले होना चाहिए था, वो ट्रकों पे लेकर वो घूम रहे हैं और पूरे इस मीरपुर डिवीजन को दिखा रहे हैं कि देखिए हम बसें आपको देंगे। और इलेक्शन से एक दिन पहले, 3 दिन पहले ऐलान होता, एक दिन पहले बसें आती हैं। बसें आना अच्छी बात। अच्छा जी, अभी हम ज़रा ताज़ा सूरत हाल मालूम करते हैं। आबिद हुसैन है हमारे साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। राना अंसर ने भी हम दोनों से मालूम करते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं और अभी कितना टर्नआउट नज़र आ रहा है और कितना जोशो खरोश पाया जाता है। आबिद से पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कहाँ मौजूद हैं? किस पोलिंग स्टेशन पे हैं? किस हल्के में हैं? कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और क्या माहौल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर में जो होने वाले इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA3 मीरपुर शहर में। तो यहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई है। पोलिंग का जो अगर टर्नओवर की बात करें तो वो बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं और कतारों में लग के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मीरपुर में जो उम्मीदवारान हैं इसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद साहब हैं, ये साबिक मिनिस्टर हैं, और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा चौधरी यासर सुल्तान, वो सिटिंग मिनिस्टर थे इस पिछली गवर्नमेंट में, और इनके मुकाबले में तीसरा जो कैंडिडेट है राजा तस्लीम आरफ हैं, उनका ताल्लुक IPP से, और एक आज़ाद उम्मीदवार है चौधरी मोइज़ मजीद। इन चारों के दरमियान मुकाबला है और जो लोगों का कहना है कि चौधरी मोहम्मद सईद जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं चौधरी यासर सुल्तान, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है और कांटेदार मुकाबला तो सभी हल्कों में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ही रहिएगा आबिद हुसैन। राना अंसर के पास चलते हैं। राना अंसर, आप भी बता दें एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन में हैं आप, और क्या पोलिंग में आप, इज़ इट टू अर्ली या फिर लोग आ रहे हैं, क्या आपकी सेंस क्या कह रही है? आज देखें हुमा अब्दुल्ला, हम इस वक्त हैं भिम्बर में। भिम्बर ज़िला के 3 हलकों पर आज इंतखाब हो रहा है। भिम्बर ज़िला की 3 तहसीलें हैं, हर तहसील एक हलके पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हलका LA5 है, बरनाला का हलका LA6 है, समानी का हलका और हलका LA7 है भिम्बर शहर का हलका। हम इस वक्त भिम्बर शहर में मौजूद हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का ऑफिस है। यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ हमने देखा कि सुबह सवेरे पोलिंग तो अपने वक्त के मुताबिक शुरू हो गई, लेकिन वोटर्स जब पोलिंग शुरू हुई, एक मरतबा वोटर्स आए, उसके बाद वोटर्स की तादाद कम होना शुरू हो गई। हमने इस एरिया में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया है। मैं आपको बता दूं, पोलिंग स्टेशन 164 को जब हमने विज़िट किया, वहाँ पर 750 टोटल वोट थे और वहाँ पर 65 वोट अब से कुछ देर पहले तक कास्ट हो गए थे। इसी तरह पोलिंग स्टेशन 161 को हमने विज़िट किया, 501 वोट थे, 60 वोट अब से पहले कास्ट हुए थे। ख़वातीन का एक पोलिंग स्टेशन जो डिग्री कॉलेज में बना हुआ था, वहाँ हमने देखा 502 टोटल वोट थे, लेकिन सिर्फ 15 वोट कास्ट हुए थे। इस हलके में हमने उम्मीदवारों से भी बात किया। उनका कहना ये था कि जो पहले गहमा गहमी होती थी इंतखाबी सियासत की, वो इस बार देखने में नहीं आई। ताहम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने ये बताया है कि भिम्बर ज़िला के 3 हलकों में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक है। 3 हलकों में अपने वक्त के मुताबिक पोलिंग भी शुरू हुई है। उन्होंने ज़िला भिम्बर के लोगों से, वोटर्स से अपील की है कि वो अपने घरों से निकलें और अपना हक राय दही सुबह सुबह जरा वोट पड़े और उसके बाद अब जरा टर्नआउट कम नजर आ रहा है। आबिद हुसैन के पास जाएंगे। अच्छा,
इस मौसम में जुलाई अगस्त में बहुत शदीद हब्स भी होते हैं और लिटरली दिन में मीरपुर में पर्टिकुलर मीरपुर कह रहा हूँ मुजफ्फराबाद में बहुत गर्मी होती है। सो आप जहाँ मौजूद हैं आबिद, आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है? क्या दोपहर का वक्त गुजारने के बाद हम थोड़ा धूप ढलने के बाद लोगों का टर्न आउट ज़रा बढ़ता हुआ देखेंगे या अर्ली मॉर्निंग कैसा था, हमें बता सकेंगे आप? जी अब्दुल्ला, इसमें मौसम को तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम शदीद गर्म है और सुबह से गर्मी है। और मीरपुर में, चूँकि मीरपुर पंजाब के साथ लगता है, तो पंजाब की तरह का मौसम ही होता है मीरपुर में। मुजफ्फराबाद में मौसम की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ लोगों की आमद का सिलसिला शुरू है और 2 बजे के बाद यहाँ जो वोटर्स हैं उनका रश हो जाता है। चूँकि 5 बजे तक टाइम है वोटिंग का, सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत हैं कि 5 बजे जो लोग वोटिंग एरिया के अंदर दाखिल हो जाएंगे उनको वोट का हक दिया जाएगा। उसमें बेशक 6 हो जाएँ, 7 हो जाएँ, गेट बंद हो जाएंगे, नया वोटर अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन जो अंदर मौजूद होंगे वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अच्छा राना आंसर ये बताइएगा, क्योंकि इलेक्शन जो होता है वो बड़ा एक सेलिब्रेशन का ओकेजन भी होता है, फेस्टिविटी भी होती है, छुट्टी होती है, लोग आ जा रहे होते हैं। आप तो गुजरावाला से हमें खाबे दिखाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या एक्सप्लोर किया अब तक? और बेसिकली हम वहीं जा रहे हैं, तो जरा बताएं, मतलब कि कोई जिन्होंने वोट करना होता है ना वो सारे मिलके बड़े वोट करके फिर नाश्ते पे जाते हैं या फिर नाश्ता पहले होता है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज देख रहे हैं आप? उनको पार्टियां भी बड़ा पैम्पर कर रही होती है ना, उनके लिए अलग इंतजाम होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी कैंप लगे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। इंतखाबी कैंपों में उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर रौनक नज़र आ रही है। और जैसे एक सियासत का या इंतखाबी अमल का रवायती माहौल होता है, नारेबाजी की जा रही होती है या अपने उम्मीदवार के हक़ में वो लोगों को, जो लोग आते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वक्त भिम्बर शहर का मौसम अगर मैं बताऊँ तो 33 यहाँ पर टेम्परेचर है, 35 तक जाने की इसकी उम्मीद है। पोलिंग स्टेशन के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, सुबह सवेरे जब पोलिंग का आगाज़ हुआ उस वक्त वोटर्स आए, लाइन में लगे, लेकिन उसके बाद वोटर्स की तादाद कम हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, भिम्बर में 3 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। एक हलका भिम्बर सिटी का है, 2 इसकी तहसीलें हैं जिनके ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन देहात में हैं। तो यहाँ हमने लोगों से बात की कि पहले जब यहाँ इलेक्शन हुए हैं क्या इसी तरह होता है, मॉर्निंग में लोग कम निकलते हैं और थोड़ा देर से शहरों के लोग, जाहिर है उन्होंने घरों में ख़वातीन ने अपना काम काज करना होता है। और जैसे आप कह रहे थे कि लोग सब सुबह उठते हैं, तो भिम्बर के लोग भी पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद पोलिंग स्टेशन में आते हैं। तो लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि सुबह ज़्यादा रश नहीं होता, बाद में सेकंड टाइम ज़्यादा रश होता है। तो भिम्बर में बाज़ारों में हमने देखा है यहाँ पर रौनक है, लोग खाने पीने की दुकानों पर मौजूद हैं, नाश्ता भी किया जा रहा है। तो जाहिर है ये लोग नाश्ता करने के बाद पोलिंग स्टेशन। अच्छा, और भिम्बर में मौसम कैसा है? मीरपुर में तो बहुत गर्मी है, भिम्बर में मौसम कैसा है? जी अब्दुल्ला, अभी मैं बता रहा था कि इस वक्त 33 है यहाँ पर टेम्परेचर, 35 तक ये जाएगा। यहाँ पर धूप है, गर्मी है इस इलाके के हिसाब से। ये अच्छा, आपने कहा है कि अभी ऑब्वियसली इट इज अर्ली, लोग जो है वो सेकंड आवर में आते हैं। जल्दी से ये बता दें, खवातीन भी कोई देखी हैं वोट करते हुए या फिर वो भी एक्सपेक्टेड है कि लेटर इन द डे होगा? जी बिल्कुल हुमा, ये दोनों पोलिंग स्टेशन हमने विज़िट किए हैं, मर्दों के भी और ख़वातीन के भी। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर निस्बतन कम रश है और आमतौर पर होता भी ऐसे ही है, क्योंकि ख़वातीन ने पहले घरों में खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है। लोग नाश्ता करके निकलते हैं, उसके बाद वो अपना काम काज करने के बाद ही पोलिंग स्टेशन आती हैं। पोलिंग स्टेशन जो ख़वातीन के हैं वहाँ पर वोट तो कास्ट हो रहे हैं, लेकिन रश कम है। भिम्बर का ये जो हल्का LA7 है जहाँ से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये अहमियत का हामिल है और इस इलाके का सबसे बड़ा हल्का है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर Okay, got it, Rana Ansar. That's all that I have, Rana Ansar and Abid Hussain Shah. And of course, हम आपको updated रखेंगे. Geo News will keep you updated on these elections. अभी छोटी सी break, headline break. We'll be right back. वेलकम बैक। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना तब्दीली के निज़ाम का 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया है। अब तक तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। बहुत सारी रुकावटें बदस्तूर पेश आ रही हैं। इस 1 हफ्ते में मजमूई तौर पर पेट्रोल 24 रुपये 47 पैसे और डीजल 24 रुपये 47 पैसे, 24.5 रुपये, और डीजल 60 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। मशरिक़ वस्ता के हालात
अब तक गैर यकीनी का शिकार हैं। आने वाले दिनों में मजीद कीमतें बढ़ने के इम्कानात नज़रअंदाज नहीं रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्द-बदल का निज़ाम जो है वो अभी तक आवाम की समझ में नहीं आ रहा और लोग इसी फिक्र में रहते हैं कि अगले दिन यानी कल पेट्रोल की कीमत या रेट क्या होगा। तो ये बड़ा स्पेकुलेटिव बात हो चुकी है और ट्रांसपोर्टर्स भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ऐसी भी इतलात मिल रही हैं कि बास तवील रूट्स पर चलने वाली बसें जो हैं अगले दिन मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने लगी हैं ऑलरेडी। और ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि जब एक शहर से बस चली थी तो पेट्रोल या डीजल का रेट कुछ और था, मगर अगली सुबह उन्हें नए रेट से तेल यानी बेसिकली पेट्रोल जो है ना वो डलवाना पड़ा, सारा डिस्टर्ब हो गया। तो हुकूमत का दावा है कि नया निज़ाम जो है वो ज़्यादा शफाफ होगा और इसका फ़ायदा आवाम को ही मिलेगा। दोबारा सुना देते हैं क्या उनका कहना। शफाफियत इस आने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी, रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। तो ये जो डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए। और ये डीरेगुलेशन की तरफ एक और कदम होगा जो हुकूमत ले रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अभी तक इस निज़ाम की बहुत सारी खामियां कमज़ोरियां सामने आ रही हैं जिन्हें बहरहाल दूर होना चाहिए। इसी पे ज़रा हम समझते हैं। खुरम शहजाद साहब मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम साहब, अब एक हफ़्ता ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें की बुनियाद पर इसका तयन हो रहा है। आप समझते हैं कि इट हैज़ बीन, मतलब हो तो गया, लेकिन इसके क्या समरात हैं? ये सिस्टम कामयाब आप समझेंगे कि हाँ जी ये सिस्टम कामयाब रहा, इसके जो मकासद थे वो हासिल हो गए? ओवरऑल हम अगर आवाम की बात करें तो आवाम तो ज़ाहिर है वो तो ना पहले वाले से खुश थे ना इस वाले से खुश हैं, क्योंकि उन पे तो बोझ बढ़ ही रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, देखें अभी तो सिस्टम नया है, शुरुआत है और आई थिंक इसका इम्पैक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता कि ये बेहतर सिस्टम है, किस तरह से इवॉल्व हो सकता है और बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे प्राइसेस और जो है स्मूथ हो सकती हैं, कोई भी चेंज इन प्राइस होता है। क्योंकि देखें सबसे बड़ा तो इसका ये असर है ना कि अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हों या फिर कम हो रही हों तो एक साथ इम्पैक्ट आना एक बहुत बड़ा धचका भी होता है, असर डालता है सारिफ पे भी और ऑफ कोर्स सप्लायर के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि अगर मिसाल के रुपए अगर 25 रुपए बढ़ने हैं या 20 रुपए बढ़ने हैं या 50 रुपए बढ़ने हैं या 10 रुपए कम होने हैं या 70 रुपए कम होने हैं, तो एक हफ्ते के बाद जो है उसका चेंज लाना या 15 दिन के बाद चेंज लाना वो एक बहुत बड़ा झटका एक साथ होता है। और वो अगर आपको ऊपर नीचे कीमतें हों या स्टेबल रहें रोजाना की बेसिस पिछले 7 दिन की एवरेज कीमतों पे, यानी कि 7 दिन की जो एवरेज कीमत होती है वो अगले दिन आती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है छोटे मोटे चेंजेस या बड़े चेंज को छोटे चेंजेस में जो है वो तोड़ देना। तो आई थिंक ये सिस्टम जो है दुनिया में है भी काफ़ी कंट्रीज में और हमारे लिए भी इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा जो है वो उस तबके के लिए भी जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह होती रही उनको भी डिस्करेज करने में मदद मिलती है इसकी वजह से। और ऑफ कोर्स जो आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल सप्लायर होता है, इंपोर्टर होता है या फिर रिफाइनरीज हैं या जो भी आपके रिटेलर्स हैं, इन सबको फिर जो है वो उस हिसाब से फ़ायदा भी होता है और फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है वो ये कह के डिस्करेजमेंट भी होती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इस पे इसे निज़ाम को चलना है और फिर देखना है कि कैसे आगे जाते हुए चीज़ें बेहतर होती हैं इंशाल्लाह और इसमें और बेहतरी भी की जा सकती है। चले होपफुली बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत हुकूमत ने तय करनी है, लेकिन आवाम ने तो ये पेट्रोल पंप से ही लेना है, वहीं से ख़रीदना होगा। तो पेट्रोलियम डीलर्स आपके नए फार्मूले से बिल्कुल खुश नहीं है और हड़ताल तक बात आपको याद ही है पहुँचते पहुँचते बची है। तो क्या ये इतना बड़ा प्रेशर है जिसकी वजह से ये निज़ाम जो है वो बदलना पड़ सकता है? नहीं, आई थिंक देखिए कंसल्टेशन सबके साथ की गई भी है और की जा भी रही है और जब भी कोई नया निज़ाम होता है या चेंज होता है निज़ाम में तो कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टेक होल्डर्स के साथ और की भी जा रही है और की भी जाएगी मजीद और बेहतरी कैसे लाई जा सकती है ताकि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें मिलकर काम करें। और देखें अल्टीमेट गोल ये है कि सारिफ जो ख़रीदता है तेल, उसमें पेट्रोल है, डीजल है और दूसरे पेट्रोलियम मसनूआत है या फिर जो इसको लेकर आता है या जो फिर रिफाइन करता है और जो फिर बेचता है,
तो ये पूरी एक वैल्यू चेन है। तो आई थिंक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है और वो की जा रही है। आई एम श्योर के इसमें लार्जर जो बेनिफिट है आवाम का भी है, सप्लायर का भी है, और जो है वो कम इम्पैक्ट्स भी हैं, ज़्यादा दिन ये कि बड़े चेंजेस आएँ और बड़े असरात हों। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये सबको समझने की ज़रूरत है कि इसकी बेहतरी अगर ज़्यादा है तो इससे प्रिवेल करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि पुराने निज़ाम पे हम जाएं, या फिर देखें 30 दिन से 15 दिन पे भी आए तो बेहतरी हुई थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। 15 से 7 दिन पे आए तो फिर उसके बाद क्योंकि जंग शुरू हो गई, उसके आपको पता है उसकी वजह से बड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है। ये जंग नॉर्मलाइज हो जाती है, इंशाल्लाह हो जाएगी। इसमें बहुत पाकिस्तान फिर से पेश है। आपने देखा है कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं जो कि जंग को कम करने के लिए फायदेमंद हो रही हैं, और अब जो हालात हैं थोड़े से रिलेटिवली आप देखें ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी सी गिरी, थोड़ी सी नीचे आई हैं। तो इंशाल्लाह जंग सबसाइड होती है, किसी के हक में नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। जब स्टेबलाइज हो जाएंगे नीचे आके तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला जो है बहुत और ज़्यादा कारआमद होगा और इम्पैक्ट जो है ना और ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आई एम श्योर के कंसल्टेशन का प्रोसेस चलेगा साथ, और इसमें बेहतरी जो हो सकेगी वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्टर पेट्रोलियम, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, हमारे मुल्क में हर चीज़ ग्लोबली भी वैसे, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रद्द-बदल इतना होता है, पेट्रोल से मुंसलिक है, इसलिए 1-2 रुपये बढ़ने से भी फ़र्क पड़ता है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे वाला सिलसिला चला तो हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या सूबाई हुकूमतें ऐसे मैनेज कर सकती हैं? इस पूरी सिचुएशन से हमारे खित्ते मौजूदा हालात में ज़ाहिर है क्या फ़र्क पड़ेगा? कोशिश तो सबकी यही है ना कि जल्द जंग वंग ख़त्म हो जाए और इसके आसार से हम भी बच जाएँ, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अनदर साइड। अगर पहले भी हो गया था MOU वगैरह, लेकिन फिर जंग शुरू हो गई। जी बिल्कुल बहुत मुनासिब बात है कि पेट्रोल डीजल, खासकर डीजल की कीमतें जो है ट्रांसपोर्ट को जो है वो असरअंदाज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, और उसमें फिर मुसाफिर हों या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, अशिया खुर्दनोश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी हो, इन सब पे असर आता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिल के इस पे काम करने की मजीद जो है कोशिश है और ज़रूरत भी है, और कैसे मार्केट्स को स्टेबलाइज किया जाए, खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने की, और पूरी वैल्यू चेन पे इसका इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक इस चीज़ की ज़रूरत है कि मजीद जो है बेहतरी लाई जाए, मार्केट्स को स्ट्रक्चर और किया जाए, और वो कहते हैं ना फार्म टू मार्केट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीज़ जो है जैसे उग रही है और मार्केट तक आ रही है, पहुंच रही है, और एक टेबल तक पहुंच रही है एक कंज्यूमर के, तो इस पूरी वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने में मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रूम है इम्प्रूवमेंट का। और इसकी वजह से ये जो इम्पैक्ट्स होते हैं कि ये जो एनर्जी प्राइसेस अफेक्ट करती हैं ओवरऑल, इसमें ज्यादती ना हो और जो है एक इस्तेकाम रहे। आई थिंक इस पे इंशाल्लाह काम किया जाएगा, और इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका असर कम करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें इस पे। अच्छा, फाइनली ये भी खुर्रम साहब ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन में हमारे खित्ते के जो मौजूदा हालात हैं उनका मरकज़ी किरदार भी है। कोशिश तो ऑब्वियसली सबकी यही है कि जल्द सब ठीक हो जाए, लेकिन अब आसार ऐसे, और आप भी जो बातें कर रहे हैं ऐसे कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे कि शायद इतना जल्दी ये मुमकिन होगा। तो क्या वक्त आ नहीं गया कि हुकूमत जो है वो मार्च अप्रैल वाले फ्यूल बचत के जो इकदाम थे उस पर दोबारा गौर करे, जिसमें आपको पता है कि सब्सिडी भी थी फॉर मोटर बाइकर्स, बहुत सी और भी चीज़ें थी। देखिए अभी मेरा नहीं ख्याल कि इनिशियली तो बहुत ज़्यादा इसका अब कोशिश ये है कि जंग को जो है रोका जाए और दोबारा जो है टेबल पे आया जाए, डायलॉग किया जाए, ताकि जो है चीज़ें बेहतर हों और कीमतें नीचे आएँ और रास्ते खुले रहें। तो ये पहली कोशिश है। और ऑफ कोर्स देखें, एक अच्छी बात ये कि एक टेम्पलेट रहा है, मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया था आपके प्रोग्राम में भी, कि टेम्पलेट पाकिस्तान ने एक इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया ने भी किया है, कि वो टेम्पलेट ये कि जी वक्त पे दुकानें और मार्केट्स भी बंद की गई और आवाम ने भरपूर साथ दिया है, और साथ में गवर्नमेंट ने अपने जो है खर्चों को भी कम किया, अपनी गाड़ियां, पेट्रोल और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलके जहां पे कोशिश की जा सकती थी, बाइकर से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, रेलवे से, हर जगह सपोर्ट दी गई जो की जा सकती थी। तो ये एक टेम्पलेट है। और अब तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन है, नेशनल कोऑर्डिनेशन जो है पूरी एक मैनेजमेंट काउंसिल है जो कि सारी पूरी वैल्यू चेन को देख रही है, ना सिर्फ ये कि फ्यूल सप्लाईज टाइम पर हो और जो है फूड भी साथ हो, केमिकल्स भी हैं उसमें, फर्टिलाइजर भी है, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी है, ट्रेड भी है, वो सारी चीजें जो हैं एक प्रॉपर काउंसिल के अंडर, जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद देख रहे हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर पेट्रोलियम कमेटी देख रहे थे, वो फिर प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ गया और उसका मैंडेट बहुत बढ़ गया। तो आई थिंक ये सारी चीजें इन प्लेस हैं। अल्लाह ना करे कोई जरूरत पड़ती है तो वो चीज इम्प्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन आई थिंक एज वी स्पीक इसकी शायद अभी जरूरत नहीं है,
बट मेरे ख्याल में कुछ इलाकों में है, पाकिस्तान में भी कुछ सिटीज़ में है, लाहौर में और दूसरी सिटीज़ में है कि टाइम पे भी दुकानें बंद हो रही हैं, मार्केट्स बंद हो रही हैं 10 साढ़े 10 के अराउंड। आई थिंक ये चीज़ जो है अभी ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास वो टेम्पलेट ज़रूर है और सारे मिल के इसका मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया और हम इससे निकले। इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ऑफकोर्स हम मिल के इसका मुकाबला करेंगे। चलिए जी, आप ठीक कह है, रहे हैं अगर ओके। पड़ेगी तो आप लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़जाना। सो देयर वी स्टैंड विद दैट। नाउ लेट अस टेक यू टू द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। और इंडिया में जेन जी कहलाने वाले आज के नौजवानों ने अपनी तहरीक कामयाब बना ली और नरेंद्र मोदी जैसे बज़ाहिर ज़िद्दी सियासतदान को भी स्टूडेंट्स के सामने घुटने जो हैं वो टेकने पड़े। हुआ ये कि बीजेपी सरकार को आखिरकार ना चाहते हुए भी अपने वज़ीर तालीम को घर भेजना पड़ा। दिस इज़ बिग सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द वे। रिवायती सियासी सोच रखने वाले लीडर्स जो हैं वो जमातों के लिए ख़ित्ते में होने वाली तब्दीलियाँ खतरे की घंटी हो सकती हैं। और बात सिर्फ इंडिया में जो पेपर लीक है ना या मुलाजमतों में नाइंसाफियां थी वहाँ तक नहीं है थी। सिर्फ नौजवान तबका जमहूरियत के लिबादे में आमिराना और गैर मुनसिफाना निज़ाम से नफरत का इजहार करे और पर्टिकुलरली नफरत की सियासत से नफरत का इजहार कर रहा है। that's right. जो तकसीम की सियासत है उससे नफरत का इजहार कर रहा है। अच्छा, जो हिंदू मुसलमान की सियासत है उससे बेजारी का इजहार कर रहा है। और ये बड़ी इनलाइटनिंग किस्म की बात है। इट्स अ बिट ऑफ एन आई ओपनर एज वेल बिकॉज पिछले साल से जब हमारी एक पूरी जंग हुई उस तब से हम ये सोच रहे थे कि वहाँ की जो आवाम है वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनके मीडिया में क्या हो रहा होता है, बहुत सी चीज़ें एग्जैजरेटेड होती हैं, हमें कभी ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली व्हाट द पीपल एंड व्हाट द यूथ वांट। तो इस बार बड़ी अच्छी तरह नज़र आ गया कि उन्होंने ये सारी चीज़ें वो रिजेक्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी हुकूमत एंटी स्टेट या दूसरे मुल्क का एजेंडा करार देकर अब उनकी आवाज़ नहीं दबा सकती। मतलब यही इल्ज़ाम लगता था ना, पहले कश्मीर में मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगता था, फिर भारत में बसने वाले मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम और ये स्टूडेंट्स के एहतजाज को तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने फंड किया हुआ है। और अब इसके तो हिंदू मुसलमान बच्चे जो इस एहतजाज का हिस्सा थे इन पे मजहब को नजरअंदाज करते हुए वक्त ये इल्जाम लगाते रहे। सो एहतजाज के दौरान 23 दिन तक भूख हड़ताल करने वाले भारतीय तालिबा हैं नेहा बुराई। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा और अब तलबा को कह रहे हैं, मगर भारतीय हुकूमत का झूठ अब सबके सामने आ रहा है। नेहा बोरा ने क्या कहा, ये सुनिए जरा। ये आपने सुना और साथ ही आपको बताएं कि मोदी हुकूमत लगातार जो है वो तीसरी मरतबा हुक्मरानी कर रही है और शायद यही वजह है कि इसे ज़ूम हो गया था कि इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। लेकिन भारतीय चीफ जस्टिस की नई जनरेशन से मुतालिक मुतनाज़ बयान ने नौजवानों को तहरीक की सूरत में मोदी हुकूमत के सामने ला खड़ा किया। और सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता एक दिहाई में मोदी के ख़िलाफ़ होने वाला ये सबसे बड़ा एहतजाज था। भारतीय स्टूडेंट्स के मुताबिक अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है और ये जद्दोजहद जो है अभी आगे भी चलेगी। सो दे आर एक्चुअली चार्ज्ड। 40 से 50 साल और ऊपर के लोग यकीनन ज़्यादा तजुर्बाकार होंगे, हो सकता है कि ज़्यादा मेहनती भी रहे हों, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर मालूमात, तेज़ रफ्तार ज़राए अबलाग ने आज के नौजवान को ज़्यादा सरगर्म और प्रैक्टिकल बनाया है। दुनिया ऐसे मुजाहरे शायद आगे भी देख सकती है और पहले भी देखे हैं। हम अपने ही खित्ते में बात कर लें तो कितनी ही हुकूमतों को इन नौजवानों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। बांग्लादेश की एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब भारत की एग्जाम हमारे सामने है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, महमूद सरफराज हमारे साथ हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और बड़ी उन्होंने नज़र भी रखी हुई है ऑन दिस मूवमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस और पिछले 1-2 सालों से ही जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे हो रही है। महमूद, सबसे पहले तो ज़रा प्लीज़ डिफाइन जेन जी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जेन जी के हवाले से ये बातें हो रही हैं। पहले तो उन्हें कहा जाता था कि वो इतने सीरियस माइंडेड नहीं है, ख़ासतौर पे एक वर्कफोर्स में अगर लाया जाए तो उनका एक अपना माइंडसेट है, उनको अपनी एक वाइब चाहिए होती है। बट अपेरेंटली जब ऐसी तहरीक की बात हो तो दे आर यूनाइटेड, they stand together and they know what they want. They know exactly what they want, they know exactly how to get it. देखिए हुआ ये, जब हम भी आए थे वर्क फोर्स के अंदर तो हमारे से जो बड़ी जनरेशन थी उनको भी लगता था कि हम उनकी तरह के, हमारे शायद वर्क एथिक्स नहीं है, हम ज़रा थोड़े डिफरेंट है। तो हमें भी जेन जी के बारे में इस तरह कई बार लगता है कि वो हमसे बड़े मुख्तलिफ हैं। असल में जो एक चीज़ जेन जी के अंदर है जो बड़ी अच्छी है
कि दे डोंट बैक ऑफ। जब वो अपना माइंड किसी चीज़ के बारे में बना लें, और ये दुनिया भर में आप देखें जो गज़ा के अंदर जो नस्लकुशी हो रही है उसके ऊपर जो जेन जी का रिएक्शन है, वो आप टिकटॉक वेस्ट की, अमेरिका की, बाकी ममालिक की अगर आप उठा के देखें, टिकटॉक उठा के देखें, इंस्टाग्राम उठा के देखें, उनके आप अगर वीडियोज़, रील्स, ये सारा कुछ देखें तो वो एक यक ज़ुबान होकर बोलते हैं और उनको कॉन्सिक्वेंसेस का भी फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारी जनरेशन जो है वो शायद आप कह लें कि ज़्यादा कॉशियस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में और इन चीज़ों के बारे में बड़ा सोचती थी, लेकिन इन बच्चों ने अपने करियर भी दाव पे लगाए थे। यूनिवर्सिटी करियर जब बाहर में जो इजराइल के ख़िलाफ़ बोले और गज़ा की नस्लकुशी पे वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए, तो ये इंडिया के अंदर भी जो चीज़ हमने देखी जेन जी के अंदर, और साउथ एशिया की भी आपने अभी मिसालें दी जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में, कि जो जेन जी है वो जब एक बार बाहर निकलती है, वो जब किसी मुद्दे के लिए, किसी इशू के लिए खड़ी होती है तो बैक डाउन नहीं करते। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो इनके मीडिया के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह है कि एक तरफ ज़रूर ये खदशा था मोदी रजीम को कि ये ना हो कि वायलेंट हो जाए, ख़ास तौर पे जिस तरह से बांग्लादेश में सिक्योरिटी सिचुएशन बनी थी और नेपाल वगैरह में। लेकिन ज़्यादा जो मोदी रजीम को मसला हुआ वो हुआ सोशल मीडिया से, क्योंकि ये इतनी सोशली डाइवर्स किस्म की ये मूवमेंट थी। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा भी जब इस पर बात हुई तो यही कहा था कि देखिए इसके अंदर तो बीजेपी वोटर्स के भी बच्चे होंगे, उन फैमिलीज के भी बच्चे होंगे, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि कोई एक तरह के लोग हैं। एंड देन महमल वाइड स्प्रेड एज वेल, इंडिया वैसे इतना बड़ा है और मतलब इंडिया के कोने-कोने में ये तहरीक जो है ये चली महदूद नहीं थी। अच्छा, हर इस एहतजाज के बहुत सारे पहलू सामने आए हैं। एक तो चलिए इनका कोर एजेंडा था, मुतालबा था, मुतालबा पूरा हुआ, एहतजाज कॉल ऑफ हुआ। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने हुकूमत की है गुज़श्ता 3 टेन्योर से, बीजेपी ने नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाया, तकसीम की सियासत पे जीत हासिल की, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह मुसलमानों और हिंदुओं में तफरीक बढ़ाने की कोशिश की गई। वहाँ पे एक्चुअल मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की गई, कितना कुछ हुआ। ये इस सियासत के लिए कितना बड़ा धचका है ये तहरीक या ये एहतजाज और ये माइंडसेट जो अब बच्चों का सामने आ रहा है? देखिए अब्दुल्ला, मैं वही बात जो कह रही थी कि जो मोदी रजीम को अपने इमेज का मसला होगा ना, वो ये हुआ कि जिस तरह की वीडियोज, खासतौर पे इंडिया का अगर आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें तो बच्चों ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा, उसके अंदर वो इस तरह की भी वीडियोज हैं कि वो पूछते हैं 1 वर्ड फ्रॉम मोदी और आगे से जो जवाब आते हैं वो तो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। और इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, वो खुलकर, और फिर उन बच्चों ने जिस तरह की बातें भी की, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिंदू मुस्लिम की जो ये इस तरह की तकसीम और इस तरह की जो सियासत करते हैं उसका क्या फायदा हो, मतलब किया क्या इस मुल्क के लिए। सो बेसिकली दे आर क्वेश्चनिंग हिज पॉलिटिक्स, दे आर क्वेश्चनिंग द हिंदुत्व regime, they are even questioning their own elders and their families. So this gives me hope कि जो है आगे की जो सियासत होगी, यानी कि जब बच्चे जो है आगे आएंगे तो फिर शायद ये इंडिया के अंदर एक डिफरेंस हम महसूस करें। क्योंकि अभी तक तो देखिए तीसरी हुकूमत आई है मोदी रजीम की, तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ लॉस और या सेंस ऑफ होपलेसनेस जो है ना वो मैंने देखी है। इवन अपने जब हम दोस्तों से उधर बात करते हैं, सहाफ़ियों से उधर बात करते हैं, तो उनकी सोसाइटी के अंदर जिस तरह की डिस्ट्रप्शन और चेंज आई है तो वो उससे बड़े उनको दुख भी है। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसने एक तरह से ये होप जरूर दी है कि ये बच्चे एक तो अपने हकूक के लिए खड़े हुए, इनकी सारी डिमांड्स मानी गई। अब टास्क फोर्स भी आपको मालूम है कि बन गई है। हालांकि पहले कोई ऑलमोस्ट 8 दफ़ा तो इंटरनेट बंद किया गया, ये जून 13 से जुलाई 25 तक चल रही थी, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने कोहराम बर्पा किया, फिर सड़कों पर जिस तरीके से बैक ऑफ नहीं किया और बहादुरी की तरह इन्होंने फेस किया, मेरे ख्याल में मोदी रजीम को हिलाया है। महमल, बड़ा अच्छा लगा ऑब्वियसली इनको देख के और डटे रहे। देयर इज़ अ लॉट टू बी लर्न फ्रॉम देयर। हमने देखा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, उसने भी बड़ी सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी जो है वो दिखाई और बड़े राब्ते हुए। और वो जो हम सॉफ्ट पावर और आइस ब्रेकर वगैरह की बात करते हैं, इन्वेरिएबली ऐसी चीज़ों में बड़ा आइस ब्रेक हो जाता है यूथ के बीच में, बॉर्डरलेस हो जाते हैं सारे। एज लॉन्ग एज कोई और कर रहा हो तो अच्छा लगता है। ट्रांसलेट दैट इनटू आवर ओन कंट्री जस्ट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन एंड टेल अस कि क्या हमारे बच्चे, और इश्यूज तो हमारे भी एजुकेशन के कोई बेतहाशा है, अनफेयरनेस भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स टू। डू यू एवर सी दिस काइंड ऑफ ब्रेवरी एंड स्टीम और हिम्मत और यूनिटी कमिंग फ्रॉम आवर साइड इन आवर यंगस्टर्स?
देखिए मैं समझती हूँ हमारे बच्चे तो अभी भी एक्चुअली काफ़ी चीज़ों के लिए अपने हकूक़ के लिए उठते हैं, बोलते हैं। शायद नंबर्स इस तरह के हमें नज़र नहीं आते क्योंकि एक तो खैर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डिफरेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि उधर इस वक्त जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इसकी वजह से जितने बच्चे इफेक्ट हुए थे, हमारे यहाँ शायद उस तरह से जो एजुकेशन के अंदर भी हालांकि मसाइल हैं लेकिन उतने नंबर शायद ना हो, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस ज़रूर है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने कहा ना कि जेन जी ने मुझे खाली इंडिया में नहीं, मैंने आपको अमेरिका और वेस्ट की भी आपको जो हले दी हैं गजा की जेनोसाइड के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कि जो जेन जी है ना वो हमारी भी शायद हमें जो है वो इस तरह की होप थे कि हम जहाँ कॉशियस होते हैं हमारी जनरेशन या हमसे बड़े वाले जो हैं, ये जो नई जनरेशन है ये मुख्तलिफ हो, जैसे वो इंडिया में हुई है, जैसे वो वेस्ट के अंदर हुई है कि वो अपने हकूक़ के लिए खड़े भी होंगे, आवाज़ भी उठाएंगे और बैक ऑफ भी नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डर और खौफ की वजह से बैक ऑफ करते हैं, लेकिन आपने अगर इंडिया के अंदर बच्चों को देखा होगा कि वो जिस तरीके से वो बोलते थे, और वो बोलते थे मोदी के बारे में और वो डायरेक्ट बोलते थे, चैलेंज भी उसको करते थे। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये ना हुमा और अब्दुल्ला, वो ये कि इनको टैग नहीं कर सके। वो बेशक कहते रहे, थोड़ा बहुत किसी ने कहने की कोशिश भी की है पाकिस्तान और ये मतलब एंटी नेशनल एजेंडा, इवन वो रेजिग्नेशन के अंदर भी थोड़ी सी इस तरह की बात थी, लेकिन जो पुरानी जितनी भी वहाँ पर मूवमेंट्स हुई हैं या प्रोटेस्ट हुई हैं उनको टैग किया गया। जैसे JNU वालों को कह दिया गया ये तो कम्युनिस्ट बैकिंग है, फॉरेन एजेंडा है। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का हुआ तो इसके पीछे तो मुसलमान, क्योंकि मुसलमान इफेक्ट हो रहे थे ज़्यादा, ये मुसलमान है तो इनको पाकिस्तान और इस तरह की जो है वो चीज़ों की बैकिंग है। अच्छा, फिर जब वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई, हालांकि उनकी डिमांड भी मानेंगे लेकिन यही कहा गया खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है, इनके ऊपर वो वाला टैग स्टिक नहीं किया। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इतने डाइवर्स थे और हर तबके के और हर मजहब के बच्चा जो है वो इसमें इफेक्ट हुआ था, तो इसलिए किस तरह टैग करते, क्या कहते कि इनके पीछे कौन है, क्यों है, ये क्यों खड़े हुए हैं। अच्छा, वो सियासी तकसीम जो है ना हमें इन नौजवानों में की नहीं नजर आई। हमारे यहाँ जब नौजवानों की बात होती है तो हर सियासी जमात जो है ना अपने अपने नौजवानों, मतलब वो डिवीजन हमें नजर आती है। यहाँ पे हर तरह, हर तबके के, हर मजहब से, हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन देखिए बच्चे निकलते हैं, आप अगर बलोच बच्चों को देखें वो अपने हकूक के लिए निकलते हैं। आप देखें अगर और इस तरह हमारे यहाँ जो मसाइल होते हैं, फिर ऐसा तो नहीं है कि यूथ जो है वो निकलता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एज आई सेड के नंबर्स की वजह से थोड़ा बहुत शायद हमें वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। और जो उधर जो सिचुएशन थी, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था एजुकेशन रिफॉर्म्स, और खासा हुआ पेपर लीक के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खौफनाक थे उन बच्चों के लिए। ये प्लेटफॉर्म भी किसी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था ना, उनकी अपनी एक मजाक में बनी हुई, उनकी मजाक में बनी हुई एक सियासी जमात, मतलब जमात थी जिसके तहत वो जमा हो गए सारे। सो वो स्टार्ट भी ऑर्गेनिकली हुआ, वैसे भी डाइवर्स था, फिर उसके बाद CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी बीच में आ गई और उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात की भी नहीं। और जब ऑपोजिशन भी उनके साथ आई तो ऑपोजिशन ने भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, किसी एक ऑपोजिशन ने भी बच्चों के एहतजाज को हाईजैक नहीं किया। बड़ा ऑर्गेनिक था और दे स्टक टू देयर पॉइंट, मतलब जिस पे बात होनी है उसी पे बात होनी है। इट डिड नॉट इवॉल्व ओवर द पास्ट। मतलब प्रियंका गांधी से पूछते, वो कहती नहीं हमारे साथ जो हुआ दैट इज इररिलेवेंट, जो बच्चों के साथ हो रहा है उसकी बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मैमल, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। हैव अ गुड डे। हम एक ब्रेक ले लें और जल्दी से वापस आते हैं फिर। अच्छा जी, हमारा टेस्ट मैच जारी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। टरूबा टेस्ट के दूसरे दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टरूबा ही मैंने कहा है, मैंने और क्या कहा है? मैं अरूबा कह रही हूँ। नहीं, आप अरूबा क्यों कह रही हैं? अच्छा जी, इसके पहले सब गड़बड़ हो गया ना। अच्छा जी, इसके खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन, पहला टेस्ट है लेकिन दूसरा दिन है। पाकिस्तान की पुरएतमाद बैटिंग और कौमी टीम के बैटर्स ने 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। ओपनर अजान अवैस बगैर कोई रन बनाए ऑल्दो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी विकेट की शराकत पे शान मसूद और इमामुल हक ने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और 155 रन की पार्टनरशिप लगाई और इमामुल हक 63 रन बनाकर फिर आउट हुए। अच्छा, आई थॉट वो चल रही है अभी। बाबर आजम जो है वो 23 रन बनाकर आउट हुए और दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बनाए थे, व्हिच इज नॉट अ लॉट। शान मसूद हैं अभी भी, शान मसूद जो है वो 88 और सलमान अली आगा जो है बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद हैं। और दूसरे दिन का आगाज़ वेस्ट इंडीज़ टीम ने 194 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू किया। और कैसे और पूरी टीम पहली इनिंग में 311 रन बनाकर आउट हो गई थी। और इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट
अब्दुल माजिद भट्टी साहब, अच्छा कि हम 88 नॉट आउट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कप्तानी की जिम्मेदारी हटी तो ऐसा लग रहा है कि वो पुरएतमाद भी हुए हैं एंड ही इज डिलीवरिंग, ही सीम टू बी डिलीवरिंग। जी बिल्कुल अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, शान मसूद थोड़े से इब्तिदा में स्ट्रगल कर रहे थे, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, स्लिप के ऊपर से उनकी कुछ गेंदें भी निकली, लेकिन शान ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की और काफी एग्रेसिव खेलते रहे, 11 चौके भी मारे और 88 रन उन्होंने। नॉर्मली टेस्ट मैच में पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं इतनी तेज बैटिंग नहीं करते। 137 बॉल्स पर उन्होंने 88 रन बनाए और लग नहीं रहा था कि शान मसूद ने वो जो कप्तानी से हटाए जाने का एक प्रेशर था वो भी नहीं दिया। फिर जो सिलेक्टर आकिब जावेद उन पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि जी जब वो कप्तान थे वो ये गलतियां कर रहे थे, ये गलतियां कर रहे थे, तो शान मसूद ने एज ए टीम मैन देखें अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान की टीम इस स्टेज पर सेकंड डे तक कल रात जब खेल खत्म हुआ तो अब 112 रन के फासले पर है। वेस्ट इंडीज का स्कोर बराबर करे, फिर एक 100-150 रन की लीड लेकर मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता है। तो ये एक अच्छी बिगनिंग है। बाबर आजम भी अच्छा खेलते खेलते आउट हुए, इमामुल हक बहुत अच्छा खेले, फिर मोहम्मद अली उनका भी काफी जी 4 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। इसमें हम अलग से आपसे बात करेंगे कि अच्छा हमारी टीम जो है ना भट्टी साहब वो अच्छी वेल जेल्ड नजर आई समहाउ, लेट दैट बी सेड। हमारे पेसर्स चले इतनी पेस तो नहीं दिखा रहे थे बट दे वर ओके। कोई तब्दीली को भी हम तो बाबर आजम की कप्तानी की है वैसे, तो फिर ये क्या बाबर आजम की कप्तानी ही है जिसकी वजह से हम जो टीम है वो जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म नजर आ रही है? देखें सारे इसमें फ्लेवर्स हैं। बाबर आजम की कप्तानी भी आप कह सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि क्रिकेट टीम गेम है सबको क्रेडिट जाना चाहिए। बॉलरों ने भी शुरू में पहले दिन कुछ खराब बॉलिंग की, लेकिन कल आप देखें कल जब टी के बाद लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो मोहम्मद अली ने 3 विकेटें 8 रन पर हासिल की और लग रहा था कि वेस्ट इंडीज शायद 400 के करीब स्कोर कर जाए, वो 311 रन तक महदूद रहा। लेकिन बिल्कुल कप्तानी की तब्दीली जो थी वो भी हमें काफी उसमें तब्दीली नजर आ रही है। फिर सरफराज पिछली बार क्योंकि उनकी पहली सीरीज थी एज ए हेड कोच, इस बार सरफराज अहमद भी लग रहा है कि एक बेहतर कोच की हैसियत से बेहतर प्लान कर रहे हैं। फिर बॉलर्स ने अच्छा साथ दिया, पाकिस्तान ने मोहम्मद अली को कमबैक करवाया। अभी तक अली उस्मान जो स्पिनर है जिनका डेब्यू हुआ है, गग्गू मंडी से उनका ताल्लुक है, वो अभी तक उन्होंने सिर्फ 12 ओवर्स ही करवाए, लेकिन अली उस्मान का जो काम है वो शायद दूसरी इनिंग्स में हमें ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि कल रात जब वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे थे तो पिच में थोड़ी सी स्पिन नजर आ रही थी। ओवरऑल अभी तक अगर पहले 2 दिन का खेल देखें तो पाकिस्तान जो है खासतौर पर सेकंड डे पे कमांडिंग पोजीशन पर है। यहाँ से अब पाकिस्तान को मैच में ग्रिप लूज नहीं करनी चाहिए। यहाँ को पाकिस्तान अच्छा टीम मैनेजमेंट के हवाले से भी भट्टी साहब बताएं, सरफराज का होना वहाँ, और हम पहले भी दे चुके हैं कि वो इट ट्रांसलेट्स वेरी सक्सेसफुली जब वो किसी टीम का हिस्सा रहे हैं, तो ये भी एक एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान की फेवर में शायद काम करे। बिल्कुल हुमा, देखें सरफराज जब पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर पिछले 6-7 महीने पहले बने तो पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में भारत को हराया और बड़े मार्जिन से हराया, बहुत जबरदस्त पसंदाई मिली, बहुत चर्चा रहा। फिर अब जब पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिली, हम बांग्लादेश से 2-0 हार गए, लेकिन जाहिर है पहली सीरीज थी, उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब आप देखें कि अब ये तीसरा टेस्ट मैच है सरफराज का एज ए हेड कोच। पाकिस्तान टीम भी हमें चेंज नजर आ रही है, लड़के भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ गलतियां थी, कुछ लड़कों को ड्रॉप किया गया, कुछ नए लड़कों को लाया गया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी टेस्ट टीम हमें बनती हुई नजर आ रही है। फिर कुछ हमें इंजरीज का भी सामना रहा, तो मेरे ख्याल में सबको इस वक्त क्रेडिट जाता है। लेकिन अगेन क्योंकि आकिब जावेद साहब ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई थी, तो मेरे ख्याल में अब उनको भी इस कहानी से निकलकर अपने प्लेयर्स पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शान मसूद पाकिस्तान टीम के मेंबर हैं। लिहाजा अब शान मसूद को भी हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया, दिल पर नहीं लेकर गए कि एक सिलेक्टर मुझ में क्रिटिसाइज कर रहा है। और आगे जाके इंग्लैंड का टूर है तो वहां पे तो जाहिर है हमें उनका तजर्बा भी काम आएगा। हम क्या
समझें, हमने ओपनर्स की सूरत हाल देख लेते हैं, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर पे जो हमारी जिम्मेदारी आती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमें चौथे दिन अगर ना ही बैटिंग करनी पड़े तो क्या ही। अब कितनी लीड लेके जाना चाहिए पाकिस्तान को? अभी सलमान हैं, अभी उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी हैं, सो इनको भी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, निभानी चाहिए। बिल्कुल अब्दुल्ला, फिर आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग में उन्होंने विकेट नहीं ली, लेकिन आमिर जमाल अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के पास अभी मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल की शक्ल में दो मुस्नद बैट्समैन पीछे बाकी हैं। देखिए, पहला तो टारगेट आज पाकिस्तान का ये होना चाहिए कि 112 रन बनाएं ताकि वेस्ट इंडीज की बराबरी पर आ जाए, फिर 100 प्लस जितनी ज्यादा लीड हो जाए, ताकि कम से कम पाकिस्तान कोशिश करे कि चौथी इनिंग्स में इस पिच में अब हमें जो टूट फूट नजर आ रही है, तो चौथी इनिंग्स में कम से कम टारगेट पाकिस्तान को मिले ताकि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए। और अल्लाह करे कि ये टेस्ट मैच जीते तो मेरा ख्याल में ये जो 5 मैचों की सीरीज थी, जहां आकिब जावेद साहब ने कहा था कि अगर 5 में से हम एक टेस्ट मैच भी जीत गए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो क्या ही अच्छा हो जाए कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में दोनों टेस्ट जीत के जब इंग्लैंड पहुंचे तो टीम के हौसले भी बुलंद होंगे और लड़कों में एक जज्बा भी बिल्कुल नया नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में सारे लोग क्रेडिट के मुस्तहक हैं कि आज पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर पोजीशन में है। लेकिन अब्दुल्ला, आप देखें, हम शान मसूद की बात कर रहे हैं, इमामुल हक भी बहुत तेज खेले, उनका भी हालांकि टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम होता है, लेकिन क्योंकि एग्रेसिव खेल रहा था पाकिस्तान, बाबर आजम ने 23 रन 38 गेंदों पर बनाए, तो वो जो एग्रेशन था उससे वेस्ट इंडीज की बॉलिंग रफ्तार की आप बात कर रहे हैं तो शान मसूद भी जो है वो काफी कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, और शायद ये चेंज हमें चाहिए था भट्टी साहब कि हम जरा तेज खेलें। आप कह रहे हैं ना टाइम बहुत होता है, टेस्ट मैच है आफ्टर ऑल, लेकिन हम बहुत लूज कर देते हैं बाय द टाइम हमारा एंड हो रहा होता है। सो इफ इट इज अ स्ट्रेटजी, इंशाल्लाह इट शुड वर्क। अगर हम वाइट वॉश करके जाएं तो फिर हमारा हौसला जाहिर है एक अलग ही लेवल पे होगा। इंग्लैंड का वो जो बेसबॉल क्रिकेट का एक कॉन्सेप्ट आया था, तो आपको याद होगा पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा था, एक ही दिन में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 500 रन बना दिए थे। वो जो एग्रेशन जो है ना, उससे जो आपका हरीफ है वो अंडर प्रेशर आ जाता है। दैट इज राइट। शुक्र है कि हम भी कुछ इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। अगेन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू एंड गुड लक पाकिस्तान। इंशाल्लाह हम कल इस पे दोबारा बात करेंगे। वलीका अस्पताल कराची से हम आपको बताते रहे हैं, सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे एंड समझ नहीं आया था, उन्होंने कहा था हम केसेस नहीं छुपा रहे, अच्छी बातें नहीं छुपा रहे, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया था उस गुफ्तगू में भी कि केसेस क्यों आ रहे हैं। अब HIV के केसेस की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कराची के वलीका अस्पताल तक महदूद नहीं है। अपेरेंटली महकमा सेहत सिंध के अपने आदाद शुमार बता रहे हैं कि HIV सूबे में तशवीशनाक हद तक फैल रहा है और सिंध में सेहत के शोबे को की मिसालें आपको पता है दी जाती हैं, और मिसालें देने वाली सियासी क़यादत के लिए भी ये सोचने का मकाम है। कराची समेत सिंध भर में रवा साल के पहले 6 महीने के दौरान 729 कितने 729 बच्चों में 729, ये हम 6 महीनों की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। तो बच्चे जो हैं जिनको HIV हुआ है, मुतासरा बच्चों में 447 लड़के, 282 लड़कियां हैं और मुतासरा बच्चों में 90% से ज़ायद का ताल्लुक जो है वो सिंध से है। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में सिंध में 171 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई, जो 6 माह की बुलंद तरीन सतह है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ माँ से बच्चे में वायरस की मुंतकली तमाम केसेस की वजह नहीं हो सकती। गैर महफूज इंजेक्शंस हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के नाक़िस इंतजाम भी इसकी बड़ी वजूहत में शामिल हैं। माहिरीन ने सिंध हुकूमत पर जोर दिया है कि बच्चों में HIV फैलने के जामे वबाई तहकीकात की जाएँ, क्योंकि ये वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है। सिर्फ सिरिंजेस पाबंदी लगाना अकेले मसले का हल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आने के दीगर पहलुओं पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दिस नीड्स टू बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली। टू बी ए री-एजुकेशन ऑफ द स्टाफ एज वेल, जिनको इतनी 101 है, दिस इज नर्सिंग 101, कि आपको ये ना पता हो कि वो सिरिंजेस जो हैं वो रीयूजेबल नहीं होती। And they need to be also a public awareness campaign। मतलब when we were growing up, एक ही पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल था, उस पे दिन में मुतअद्दिद दफ़ा HIV से मुताल्लिक, आगाही से मुताल्लिक इश्तिहार चला करते थे। आपको याद है? बिल्कुल। तो जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो अब क्यों नहीं हो रहा? एज अ
चाइल्ड कैसे पता लगा? लिटरली एज अ 10-11 इयर्स ओल्ड, एज अ 5-6 ईयर ओल्ड हमें तब पता लगा था थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टेलीविजन मीडिया कि भाई ये सिरिंजेस जो हैं अब नहीं इस्तेमाल हो सकती हैं और उसकी जो दीगर वजूहात हैं। अच्छा, वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा द न्यूज़ हैं। वकार, हमें बताएं, जो अदाद शुमार ने आए हैं, सिंध में HIV मुसलसल बढ़ता नज़र आ रहा है। इट इज़ वेरी अलार्मिंग। हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान भी किया था, तो इसके बावजूद ऐसा क्यों है और ये बात ऐसा लग रहा है कि रुक नहीं रही? जी देखिए, ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क में जो है HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में अभी तक जो पहले 6 महीने हैं, इनमें जो है बच्चों में हमें 729 केसेस नज़र आए हैं, जो कि महीने में अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो तकरीबन 121 या 122 रफली केस बनते हैं एक महीने में। यानी कि तकरीबन 4 केसेस जो हैं HIV के बच्चों में सिर्फ हर रोज़ हमें नज़र आ रहे हैं। और अगर हम एडल्ट्स को भी शामिल कर लें तो पहले 6 महीनों में हमारे पास जो है तकरीबन 2000 से ज़ायद 2100 के करीब जो हैं केसेस सिर्फ सिंध में नज़र आए हैं। और यही सूरत हाल जो है हमें पूरे मुल्क में नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने कहा कि इक़दामात तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। प्रिवेंशन के ऊपर हमें कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही, ना हमें कोई ऐसी मुहिम नज़र आ रही है जिसके ज़रिए लोगों को आगाही दी जा सके कि वो इस मर्ज़ से कैसे बचना है। तो माज़रत के साथ हमें स्क्रीनिंग नज़र आ रही है थोड़ी सी। कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिनमें स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट्स पर जो डिपोटीज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। हर जो इलेक्टिव प्रोसीजर है मुल्क में, उससे पहले जो है स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। लेकिन सिर्फ स्क्रीनिंग बढ़ाने से तो मसला हल नहीं होगा। अब जिन आदाद व शुमार की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि हालात ख़राब हैं, इन आदाद व शुमार पर भी तो ये सवाल बनता है कि ये कितने ठीक हैं, क्या टेस्टिंग इस लेवल की हो रही है, असल पिक्चर क्या हमारे सामने है, या पिक्चर इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है, जो कि हमारे तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर हजरात यही कहते हैं कि पिक्चर तो इससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम HIV डू नॉट इवन नो, और वो रिपोर्ट ही नहीं होता ना, वो चैट्स में आता ही नहीं है, टिल अ सर्टेन टाइम पासेस कि उन्हें कोई बीमारी है। जो एस्टीमेट्स हैं ना मुख्तलिफ इदारों के, UNAIDS के और दीगर इदारों के, उस लिहाज से पाकिस्तान में जो एक साल में HIV के जो केसेस हैं 2026 में जो उनका एस्टीमेट है वो तकरीबन 50,000 हैं। तो पिछले साल हमारे पास 14,000 केसेस सामने आए थे, तो बाकी केसेस जो हैं वो अनडिटेक्टेड हैं। इस साल भी अभी तक हमारे पास जो केसेस सामने आए हैं उसके हिसाब से जो हमारा डाटा है वो तकरीबन 7 से 8,000 केसेस हैं पहले 6 महीने में जून तक। तो अनडिटेक्टेड केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आदाद शुमार जो हैं वो तो सही हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास स्क्रीनिंग बहुत कम है और ये स्क्रीनिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो केसेस जो हैं वो मज़ीद सामने आएंगे। एक शुबा अभी भी माहिरीन ये कर रहे हैं कि ये आदाद शुमार जो हैं वो सही नहीं है, अंडर रिपोर्टेड हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो लोगों को पेश आ रहा है, जो HIV प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो ये है कि पंजाब जो है वो अपना डाटा बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहा। तो पंजाब ने इस वक्त तक जो विफाक है उसके साथ 0 केस शेयर किए हैं, यानी कि वहाँ से एक केस का भी डाटा नहीं मिला। तो अगर पंजाब जो है वो डाटा छुपाता है तो पाकिस्तान में HIV के कंट्रोल और उस पर काबू पाना जो है वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक कंसर्निंग बात है, ये भी बता दें, क्योंकि सिंध की रिपोर्ट तो चले हमारे सामने है, लेकिन ये खबरें भी आती रही हैं कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी HIV कंट्रोल में नहीं है। तो ये बताएं कि किन जगहों पर ये मसला ज़्यादा है, कंट्री और किन जगहों पर ज़्यादा मसला है? देखिए, आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा केसेस भी पंजाब में आते हैं। बदकिस्मती से पंजाब जो है वो अपना डाटा जो है उसने इतना टाइट कंट्रोल कर लिया है कि वो सेंटर के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करता, वो किसी आलमी इदारे के साथ अपना डाटा शेयर नहीं करता, ना वो WHO के साथ शेयर करता है, ना वो UNAIDS के साथ डाटा शेयर करता है। तो अगर डाटा शेयर नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि, और ये माहिरीन जो हैं, ये पूरी दुनिया के माहिरीन कहते हैं, हमने कोविड में भी उस वक्त काबू उस तरह पाया था जब हमारे पास डाटा मौजूद था, हमें पता था कि केसेस कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उस पर काबू पाया गया था। दूसरे नंबर पर सिंध है। सिंध की सबसे अच्छी बात यह है कि सिंध का जो डाटा है वो अवेलेबल है और उसकी बुनियाद पर जो है वो फैसला साजी मुमकिन है। बदकिस्मती सिंध में ये है कि सिंध में जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए उनको प्रमोशंस दी जा रही हैं, उनको नवाजा जा रहा है, जबकि इस
पर बेहतरीन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स होने चाहिए। यही हाल जो है केपी का है और यही हाल जो है वो बलूचिस्तान का है। केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे अरसे में किसी शख्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। आप सोचें कि अगर किसी का बच्चा जो है HIV पॉजिटिव हो जाता है और उसको तो आपने ज़िंदगी में ये डेथ सेंटेंस दे दी है, लेकिन इस पे ना कोई एहतसाब है, ना किसी से कोई पूछगछ होती है, और उल्टा जो है ये सारा डाटा छुपाया जाता है और इसको अंडर कारपेट रखा जाता है। कुछ नहीं पता, ऐसा लगता है कि जैसे वो आयरन कर्टन कंट्रीज़ में जिस तरह इंफॉर्मेशन छुपाई जाती थी उसी तरह यहाँ छुपाई जा रही है। It is very alarming and also you know please do not take it lightly. एजुकेशन स्कूलों की सतह पे हो सकती है, तालीमी इदारों की सतह पे हो सकती है। ज़ाहिर है जो मैस मीडिया है उसकी तो हम बात करते ही हैं। हम यहाँ बैठ के एजुकेट करने की कोशिश करते हैं आपको कि अपने जिनसी ताल्लुकात में मोहतात रहें, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात से बिल्कुल परहेज़ करें। सिरिंजेस जब इस्तेमाल की जा रही होती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो सिरिंजेस नहीं हों। और जब आप क्लिनिक और अस्पताल में होते हैं ना, माएँ ख़ास तौर पे वो डर जाती हैं जब कोई चीज़ सामने हो रही हो, और ऑब्वियसली एक तासुर भी यही दिया जाता है कि आपको तो कुछ नहीं पता, आप चुप करके बैठ जाएं। लेकिन अगर आपको पता हो तो एटलीस्ट आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर सिरिंजेस, लेट्स सपोज समथिंग एज सिंपल एज दैट, कि आपको पता है कि ये रीयूज़ हो रही है, तो आप बोलें। इट इज़ योर राइट टू स्पीक अप, डरे मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And also if somebody is suffering from HIV, you know, in your surrounding, ये कोई अछूत की बीमारी नहीं है। ये आप ये हाथ लगाने से, बर्तन शेयर करने से, ये चीज़ें से नहीं फैलती है। अगर ये हमारे पास एजुकेशन कहाँ से आई है? ये हमने बचपन में इश्तिहारात देखे हुए हैं PTV के ऊपर। वो क्यों नहीं हो रहे हैं? ये भी एक सवाल है ना, शायद हम पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि हम बताएंगे तो हम आपको बता रहे हैं। ओके, लेट्स टेक यू बैक टू AJK जहाँ के इलेक्शंस हो रहे हैं। कोटली एक और जिला हमने कवर करना है। 3 जिले में हो रहे हैं ना आज। से हमने अपडेट हासिल की थी, मीरपुर से हमने, और अब हम कोटली जा रहे हैं। हाँ, अभी कोटली जाएंगे। तो बाकियों का भी हमने जब पता किया तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहते हैं कि सुबह सुबह इतना टर्न आउट नहीं है जितना होता है, लेकिन दिन में एक्सपेक्टेड है कि टर्न आउट हो जाएगा। एंड इट्स ऑल्सो वेरी हॉट, सो इट्स अ हॉट डे, और लोग जो है वो ज़रा थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतर होने का वेट करते हैं। सो परहैप्स लेट आफ्टरनून वुड बी अ टाइम जब ज़्यादा फुटफॉल जो होगी और ज़्यादा लोग जो हैं वो टर्न आउट होंगे। आरिफ उर्फी हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़। आरिफ इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कोटली। आरिफ, हमने बाकी 2 अज़ला की सूरत हाल अपने देखने वालों तक पहले ही पहुंचाई। आप बताइए, आपके साथ तो हमने भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस कवर किए हुए हैं। ज़रा गर्म ही मौसम होता है और हब्स की कैफियत बड़ी ज़्यादा होती है इन दिनों में। हाउ डज़ द टर्न आउट लुक टू यू सो फार, और बाकी क्या माहौल है? अब्दुल्ला, आपको याद होगा कि हमने कैसे किया था एक इलेक्शन, और गहमी थी, और आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद में जगह नहीं मिल रही थी खड़े होने के लिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कोटली में पर्टिकुलरली ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। अच्छा टर्न आउट होगा, लेकिन शहरों के अंदर मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, ज़्यादा क्योंकि हौसला अफजा नहीं है। लेकिन गहमा गहमी है जो सराउंडिंग के जितने इलाके हैं उनमें। मैं इस वक्त जिस ज़िला में हूँ इसमें 6 नशस्तें हैं और बहुत अहम नशस्तें हैं। सबसे अहम नशस्त जो है यहाँ पे की है चौधरी सुल्तान यासीन साहब की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, और उनका मुकाबला यहाँ पे आरिफ उर्फी हमारे साथ थे, लेकिन आवाज जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं आ रही। पहले ही चली गई है। हाँ, तो आवाज़ आपकी इतनी अच्छी नहीं आ रही, बट वी डिड गेट कि आप कह रहे हैं कि अभी उस तरह गहमी नहीं होती। हाँ, नहीं है, which we are attributing to the गर्मी and other factors too. So हम ज़ाहिर है पिक्चर तो शाम तक, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे कि those who are watching us in Kashmir right now, please go out and cast your vote. Yes, do that. Don't waste it. कल मुलाकात होगी. Okay, bye.